तैयार हो जाइए सितंबर सीरीज के आखिरी 1.5 घंटे के लिए, जहां पर कमजोरी के साथ होता कारोबार। रिकवरी आखिरी आधे 1.5 घंटे में लौटेगी या फिर दिन के निचले स्तरों की तरफ होंगे हम बंद। सितंबर सीरीज की कैसी होगी समाप्ति और कैसी करी तैयारी आप अक्टूबर सीरीज की, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी फिटनेस की बात कर रहे थे। मार्केट्स की तो हालत इस समय काफ़ी टाइट है सर, थोड़ा हाल बेहाल है। देखते हैं कि किस तरफ एक्सपायरी होगी, पर एक्सपायरी से पहले इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं ये तो बताइए सर। ट्रिगर सब तरफ जो है दीप, वो सेलिंग के ही नजर आएंगे आपको। बिल्कुल पूरी तरह से बाजार जबरदस्त कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे इस वक्त, तो बेहद नुकसान के साथ। और आप देख सकते हैं 3 अगस्त के बाद पहली बार निफ्टी 10,900 के नीचे फिसला, यानी कि अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने बाद आपको ये 11,000 के नीचे और 10,900 के नीचे निफ्टी आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज़्यादा कमज़ोर है, 20,700 के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है। सभी सेक्टर लाल निशान में, आईटी, ऑटो, मेटल सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखेंगे इस वक्त। एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ को सुस्त रेस्पॉन्स है और अब तक सिर्फ 2 गुना भरा है। आज आखिरी दिन, देखते हैं कि किस तरह की क्या आगे के लिए आज आखिरी दिन यहाँ सब्सक्रिप्शन आती है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर है, 75 अंक नीचे। यूरोप को 1% कमजोर है, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी हल्की कमजोरी के ही संकेत हैं। और हमारे यहाँ तो बिकवाली तेज होती हुई दिख रही है। और सितंबर सीरीज के आखिरी दिन बाजार का आखिरी 1.5 घंटा मुश्किल भरा रहने के सारे संकेत। जी दी बिल्कुल सर, और सुबह से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव है। जो भी 1-2 बाउंस बैक आया, अभी आधे घंटे पहले भी एक बाउंस बैक का अटेम्प्ट किया था, वहाँ पर भी हमने देखा कि दोबारा बिकवाली आई। सवाल तो सर यही उठता है कि कितनी बिकवाली ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है और कितनी एक्सपायरी को लेकर है, क्योंकि आज हमने 4 अगस्त के बाद पहली बार 11,000 का भी स्तर छोड़ा है और उसके नीचे ही है सुबह के सेशन से। तो कितना प्रेशर और देखते हैं एक्सपायरी तक? दीप, ये बात तो सही है कि कुछ हद तक बिकवाली एक्सपायरी की वजह से, लेकिन एक्सपायरी की वजह से बिकवाली या शॉर्ट्स नहीं है। एक्सपायरी की वजह से सिर्फ और सिर्फ तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा है, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर ट्रेडर्स एक्सपायरी के हफ्ते में तेजी की तरफ की पोजीशन के साथ ही इस सोमवार से उतरे थे बाजार में। शुक्रवार से पहला संकेत हल्का सा कमजोरी का आया, लेकिन सोमवार से ही समझ में आया कि बाजार कमज़ोर हो सकते हैं। जब तक समझे तब तक मौका दिया नहीं बाजार ने, क्योंकि 11,500 से 11,250 तक की जिस रफ्तार से बाजार गिरे, उस दिन शायद ही ट्रेडर्स निकल पाए और फंस गए। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि पहले लगा कि शायद 11,250-75 नहीं टूटेगा, उसके बाद लगा 11,100 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर 11,000 आज का सपोर्ट। लेकिन एक के बाद एक बाजार न सिर्फ सपोर्ट तोड़ रहा है, लेकिन दिक्कत की बात दीप दूसरी ये है कि जब एक सपोर्ट तोड़ रहा है तो उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद वापस बाजार उसके ऊपर आकर टिकने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। 20,550, 20,650 ये बैंक निफ्टी पर फाइनल सपोर्ट लेवल जो हम आज के लिए मानकर चल रहे थे, कमोबेश वहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँच चुका है। निफ्टी तो अपना 10,950 के काफ़ी नीचे है। अब निफ्टी के लिए 10,825, 10,800 की रेंज में आखिरी सपोर्ट 10,800, 10,850 मान के चल सकते हैं। वो आखिरी सपोर्ट रेंज है, अगर वहाँ पर रुकता है तो ठीक। और 20,450 के आसपास, 20,550 के आसपास बैंक निफ्टी रुकता है तो ठीक। तो मतलब आप सिर्फ सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ लेगा, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या किसी लेवल से बाजार वापस घूमने के संकेत दे, वैसा है नहीं। अब दूसरी दिक्कत दीप ये है कि अगर आप देखें तो मुश्किल वाला मामला ऐसा है कि एफआईज की बिकवाली लगातार है। और आई एम श्योर आज जिस तरह की स्क्रीन है उसको देखकर भी आपको लगेगा कि एफआईज की बिकवाली तो है ही। तो अगर एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है और वो अभी भी बरकरार है और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में एफआईज यहाँ पर बेचना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं, अगर आज एक्सपायरी के साथ ही ये बिकवाली कम हो जाए, खत्म हो जाए, तब तो ठीक, नहीं तो फिर अक्टूबर सीरीज़ के लिए भी फिलहाल शुरुआती संकेत थोड़े से कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को। शुरुआत करते हैं भसीन साहब के साथ। स्वागत है सर आपका भसीन साहब। अगर आपका कोई व्यू है इस वक्त एक्सपायरी को लेकर, किन लेवल्स पर हो सकती है, और बाकी आप अपने कॉल्स के जो अपडेट्स देना चाहें बताएं सर।
सर लास्ट हाफ एन आवर में मुझे लगता है कि स्ट्रांग बाइंग आएगी, इन द सेंस कि मार्केट इतनी ओवरसोल्ड मैंने कभी नहीं देखी। कोई बहुत ज्यादा ही एग्जिट कर रहा है और कोई भी भाव पे, एंड स्पेशली बैंक्स, यहाँ 2000 पॉइंट का मंदा 3 दिन में आ गया। आई थिंक देयर इज, आज अगर आप स्टेट बैंक के चेयरमैन को सुनो तो ही सेइंग ऑल राउंड 8 to 10% क्रेडिट ग्रोथ, नो प्रेशर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो मेरे को लगता है पेसिमिज्म इज ओवर डन। I could be wrong, but जैसे मैंने कहा, I think this is the last week. You have to be very, very brave-hearted, but do a SIP for the next 7 days. You will be richly rewarded. अपडेट ये सर, कल आपको डाबर में बाय दिया था, वो आज डे हाई पे है। ICICI प्रू दिया था 404 में, वो 418 मार के आ गया, 416 सॉरी। और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट था, वो टारगेट हिट हो गया ऑन द शॉर्ट साइड। लॉन्ग में आज सुबह आपको LNT दिया था 47-48 में, वो फ्यूचर में 964 मार गया, वहां आप इंट्राडे कर सकते हैं। BPCL में अभी भी हम लॉन्ग हैं। अब आप कहें तो एक बाय एक सेल है, दोनों मार्केट की ट्यून के साथ है सर। जी हाँ सर, प्लीज बताएं सर। तो बाइंग में सर ये बेस्ट टाइम है आफ्टर अ स्टीप करेक्शन। मेटल स्टॉक्स हैव करेक्टेड, बाय हिंडाल्को 61 61.5 का भाव है, 58 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, 178 से 80 का टारगेट वापस। और सेल में है सर REC 9650 में बेचिए, 96 9650, 97.85 का स्टॉप लॉस, 92 का टारगेट। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली करनी है, खरीदारी करनी है हिंडाल्को में 161 161.50 के आसपास खरीदारी कीजिए, और बिकवाली करनी है REC में 96 रुपये 50 पैसे के आसपास बिकवाली कीजिए। हिंडाल्को में 158.25 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 178 180 158.25 का स्टॉप लॉस। और REC में अगर आप करते हैं बिकवाली तो 96 रुपये 50 पैसे के आसपास बिकवाली कीजिए, 97 रुपये 85 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 92 रुपये 92 का टारगेट आपके लिए REC का। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 2:45 पे मुलाकात करेंगे आपसे, फिर लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स। आइए तब तक बजाते हैं बिगुल, वागले साहब का वंडर आपके लिए तैयार है। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं लेट हो गया कॉल देते देते, आप आए तब तक थोड़ा सा स्टॉक गिरा है। मेरा स्टॉक एस्कॉर्ट्स में था लेकिन 1163 पे था, तो अभी 1158 है, मैं बेचना नहीं चाहूंगा। बाउंस बैक पे 116062 ये लेवल पे बेचे। मुझे लगता है इसमें एक बड़ा वाला क्रैकडाउन आया है, अभी 1159 हो गया, अभी यहाँ पे बेचेंगे चलेगा, 59263 ये रेंज में बेचे। मेरा 1175 का स्टॉप लॉस होगा और 1134 तक की डाउनसाइड अनिल जी मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें एक मेजर पैटर्न शिफ्ट हुआ है, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है। तो जो स्टॉक इतने दिनों तक स्ट्रांग था अभी ये वीक हो गया है, तो अभी इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। बिल्कुल बिकवाली करके चलिए। एस्कॉर्ट्स जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है अब तक के मार्केट एक्शन में, वहाँ पर आप ज़्यादा बिकवाली का दबाव देख रहे हैं फिलहाल। और निफ्टी भी अब वापस 10,900 के नीचे फिसल चुका है। निफ्टी बैंक 550 अंक नीचे है। आइए आपको बता देते हैं कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिस पर बाजार की नज़र है, और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में है। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए आने वाले दिनों के कौन से इवेंट्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एंजल ब्रोकिंग का IPO बंद होने जा रहा है। इसके अलावा ग्रासिम और CCI के मामले में NCLAT में सुनवाई के फैसले पर भी हमारी नजर है। रेमंड और बॉम्बे बर्मा NCDs के जरिए फंड रेजिंग को लेकर ये बोर्ड मीट्स करने जा रहे हैं। कल नई सीरीज अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, निफ्टी 50 में दिविज लैब और SBI लाइफ की इस दिन एंट्री होने वाली है। भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट निफ्टी से बाहर हो जाएंगे कल से। MCX पर कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ट्रांजैक्शन चार्ज में कल से छूट मिलना शुरू हो जाएगी, और साथ ही CEAT की NCDs के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक भी हो रही है। थॉमस कुक भी एक बोर्ड बैठक कर रहा है। बायबैक पर फैसला इस बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद होगा, बोर्ड ने QIP को मंजूरी दी है। अब इनके कैपिटल रेजिंग कमेटी की एक बोर्ड बैठक कल होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इस बैठक के बाद हो सकते हैं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट रिफंड के मामले में जो सुनवाई कल होती दिखी थी, अब ये अगली सुनवाई, क्योंकि कल की सुनवाई के बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कल के लिए यानी कि 25 सितंबर के लिए अब रखी गई है। तो कल इस हियरिंग पर भी हमारा फोकस होगा।
बिल्कुल, तो कुछ अहम इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए और फंड रेजिंग को लेकर कई सारी बोर्ड बैठक हैं जहां के आउटकम के लिए हमें इंतजार रहेगा। पर चलिए कुशल से भी जान लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद। गुड आफ्टरनून कुशल, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैडिला हेल्थकेयर पर नजर रखिए। जाइडस को एक कैंसर की दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है, तो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। साथ ही हैवेल्स इनकी जो सब्सिडरी है लॉयड जो एसी बनाती है वो अब रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी उतर रही है, तो यहाँ पे काफी अच्छी ट्रैक्शन जो है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसके अलावा टाटा एलेक्साई इन्होंने शैफलर के साथ जो है एक इंजीनियरिंग सेंटर खोला है जो शैफलर के मोबिलिटी सोल्यूशंस है उसको फर्दर और डेवलप करने के लिए। इसके अलावा गायत्री प्रोजेक्ट्स इनको 196 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया। इनके जो ज्वाइंट वेंचर है जिसमें इनकी 80% हिस्सेदारी है, नमामि गंगे से ये प्रोजेक्ट मिला है इनको। पेनेशिया बायोटेक इनके लिए भी पॉजिटिव खबर है क्योंकि डेंगू के लिए जो वैक्सीन इन्होंने तैयार किया है उसका फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जो है वो इन्होंने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। और अंत में टेलीकॉम स्टॉक्स, ट्राई ने जून महीने के आंकड़े बताए हैं जिसमें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये जो दो कंपनियां हैं अपने ग्राहक इनके घटते हुए नजर आए हैं करीब 11 लाख और 48 लाख से। वहीं जियो ने ऑलमोस्ट 45 लाख ग्राहक जो है जून में जोड़ते हुए नजर आए हैं। ओके, तो टेलीकॉम डेटा आया है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि भारती और स्पेशली वोडाफोन आइडिया ग्राहक काफ़ी हेविली वहाँ से निकले हैं, पर जियो में एडिशंस हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब ने तो कॉल दे दी है, पर साथ ही राकेश जी, कुणाल जी भी हमारे साथ हैं, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, आपकी पिक ऑफ द डे आज सुबह थी HDFC और यहाँ पर आपने शॉर्ट करने की सलाह दी थी 1620-1600 के टारगेट्स के लिए। हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। 1623 का लो था और लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है। अब क्या लेवल्स रिवाइज करने चाहिए? यहाँ से और वीकनेस देखेंगे जिस तरह से मार्केट्स गिर रहे हैं, HDFC और कितना नीचे जाएगा? हाय दीपांशु, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सही कहा, स्टॉक में बंद में दबाव देखने को मिला है, लोज के पास ही ट्रेड कर रहा है। 1600 का लेवल टूटने के बाद इसमें दबाव फिर और बढ़ेगा और फिर और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज इंट्राडे में 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और रिवर्सल तभी देखने को मिलेगा जब अभी ये स्टॉक ऊपर में 1660-1675 का लेवल तोड़ेगा। तो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक वीक है, वो लेवल टूटने के बाद ही रिवर्सल आएगा। ओके, तो HDFC तो वीक लग ही रहा है, बट रिवर्सल ऑलरेडी आ गया है जहां तक FMCG स्टॉक्स का सवाल है। तो थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स अब एक्शन में आ रहे हैं और गोदरेज कंज्यूमर सबसे आगे चल रहा है इस समय। कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी आई है, सुबह थोड़ा पॉजिटिव रुझान दिखा रहा था, वहां से फिर और फ्रेश अपमूव आई है, 700 के करीब पहुंच रहा है स्टॉक। का ट्रेड बनता है इस पर? कुणाल जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, कुणाल जी के पास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बंसल जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर, FMCG में रिवर्सल आया है और सबसे ऊपर है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर ट्रेड बनता है 700 के ऊपर? बिल्कुल दीपांशु, एक ट्रेड बनता है और काफी स्ट्रांग ट्रेड बनता है। एक तो खास बात क्या है गोदरेज कंज्यूमर में कि एक खराब वातावरण के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी इंटेंसिटी वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और टेक्निकली एक ब्रेकआउट हुआ है 689 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर बैठता है, 688 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और गोदरेज कंज्यूमर्स पर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट यहाँ पर 710-712 का बैठता है। एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल वीक बाजार के अंदर गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो गोदरेज कंज्यूमर में आपका ट्रेड ज़रूर बनता है, वहाँ पर नज़र रखिए। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, M&M फाइनेंस, यहाँ पर हमने सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर देखा है और आज देखिए एक और बड़ा ब्रेकडाउन आया है। 5% की भारी गिरावट के साथ M&M फाइनेंस पर भी ट्रेड आपको इस समय होते हुए दिख रहा है। वागले साहब, M&M फाइनेंस इसमें क्या चल रहा है सर? दीपांशु, पैटर्न वीक है। हमने आई थिंक परसों इसमें जाते जाते सेल दिया था, कल इसमें बड़ी गिरावट आई, आज कंटिन्यू हुई, लेकिन ये लेवल पे फ्रेश बिकवाली करना मेरे लिए ठीक मुझे नहीं लगता है। 110 का एक सपोर्ट है, अभी 114-15 के आसपास है, तो 3-4 रुपए का डाउन साइड है, तो मैं वेट करूंगा। यहाँ से बाउंस बैक होने का अच्छी संभावना है। बाय तो करना नहीं है, लेकिन ये बेच नहीं सकते।
ओके, बाय तो नहीं करना है पर बेच भी नहीं सकते, ऐसे आप प्रेडिकमेंट में हैं। कुणाल जी, ऑटोज़ में ब्रेकडाउन आ रहा है और उन ऑटो स्टॉक्स में जो अच्छे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, तो अभी वागले साहब ने एस्कॉर्ट्स पर बिकवाली की राय दी। M&M आज का टॉप निफ्टी लूजर है और 6% की गिरावट इस समय M&M पर है। किस तरह का एक्शन देख रहे हैं सर, और गिरावट आ सकती है जहां तक M&M का सवाल है? देखिए बिल्कुल आ सकती है दीपांशु। एक 600 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वो कि आज के ट्रेड में टूटता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, तो शॉर्ट टर्म में जरूर कमजोरी देखने को मिलेगी। मध्यम से लंबी अवधि के लिए पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। M&M बहुत ही बेहतरीन निवेश है अगर आप मध्यम से लंबी अवधि की बात करें, लेकिन एकदम इमीडिएट टर्म में मुझे और गिरावट देखने को दिखाई दे सकती है। 540 तक भी स्टॉक चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 540 अगला पड़ाव होगा, M&M में और कमजोरी देखने को मिलेगी। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक M&M का सवाल है। अब संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जैन साहब काफ़ी थोड़ा पैनिक ज़रूर बाजार में फैला हुआ है, बट जैसे आप भी कहते हैं कि पैनिक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है खरीदारी के लिए। कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। एस्ट्रल पॉली पर रिबाउंड आया है, सिंजीन सुबह से एक्शन में रहा है, MCX एक करेक्शन के बाद रिवर्सल के भी सिग्नल्स दे रहा है। क्या सेंस मेक करेगा, जैसे कि आप BSE और CDSL पर तो काफ़ी बुलिश रहे हैं, पर क्या MCX पर भी सेंस मेक करता है इन लेवल्स पर निवेश करने के लिए? देखिए MCX जिन लेवल्स से रेकमेंड किया, मुझे तो याद है कि मैं 238 के लेवल्स पे भी किया हूँ, 500 पे भी किया हूँ, 800 पे भी किया हूँ, 1000-1200 पे भी किया है, हर लेवल्स पे, और बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इनका बेस मेटल्स का इंडेक्स, फिर बुलियन का इंडेक्स, ये सब चीजें काफी ट्रैक्शन लाएगी। सो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। मैं थोड़ा सा अभी एक बार इमीडिएटली एंट्री लेने की राय नहीं दूंगा। बट दूसरा जो IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और वहां पे एक करेक्शन भी आया हुआ ऊपर के लेवल से, हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन कोई नहीं है, बट 185-87, और आज भी देखिए एक नेगेटिव डे के दिन भी वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो एक्सचेंजेस बिजनेस सर्टेनली बढ़िया है, और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एक बार सर्टेनली कुछ तो अमाउंट जो भी स्टैगर्ड वे में डालना है, 10,800 एक लेवल होगा जहां पे डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप यूएस मार्केट्स को और इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करें, तो यूएस मार्केट्स अपने 100 डेमास को पहले छुए हैं, बाद में इंडियन मार्केट्स छुए हैं, फिर वो 200 डेमा के आस अभी लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो इंडियन मार्केट्स भी कहीं ना कहीं वहां तक जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो पोजीशन को लाइट रखें, अननेसेसरली लिवरेज नहीं रहें, और क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहें। वापस से मेरे हिसाब से माहौल बनेगा, बट वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। वापस से माहौल कब तक बनेगा जैन साहब, इसी का इंतजार है। कब तक, आखिर कब तक? 700-800 का लेवल है अनिल जी, जहां पे मुझे लगता है एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। दूसरा ये कि 28 तारीख को एक बड़ा एक इवेंट है, फिर क्रेडिट पॉलिसी है, फिर मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज थोड़ा ज्यादा हावी हो रखे हैं। सो लेट्स सी, बट ये लेवल टूटता है तो फिर काफी बड़ा पैनिक मच सकता है। सो आई एम अ बिट होपफुल कि यहाँ पे एक बार नेक्स्ट 4-5-7 दिन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और लार्ज कैप्स, जैसे कि आप कह रहे थे कि लार्ज कैप्स के साथ बने रहे, कई बार मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रेकमेंड करता हूं, बट अभी बस उनमें होल्ड करके रखें। बाकी लार्ज कैप मिड कैप से पोजीशन को वापस से बनाने की कोशिश की जाए, जैसे कि FMCG में देखिए थोड़ा माहौल बन रहा है, तो हो सकता है वहां से एक आएगा। IT, फार्मा, FMCG ये सेक्टर्स होंगे जहां, बट IT में आई एम वेरी वेरी बुलिश। मुझे ऐसा लगता है कि IT कैन अगेन बाउंस बैक वेरी फास्ट। ओके, और इस बीच सरकारी सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो मैं आपके सामने रख दूं। नीचे फ्लैश आप जो देख रहे हैं वो ये है कि कुछ और सरकारी कंपनियों के IPO के लिए तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी का सरकार के विनिवेश पर कोई खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोजेंसिस के हवाले से ये खबरें आती हुई दिख रही है, और आपने देखा ही मझगांव डॉक का IPO का ऐलान कर दिया गया है। तो एक और सरकारी कंपनी जो अब बाज़ार में लिस्ट होने की तैयारी में है। हाँ, ये ज़रूर है कि विनिवेश की टाइमलाइन में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव किए गए, यानी कि कुछ कंपनियों के जो विनिवेश जल्दी होने थे वहाँ थोड़ा सा वक्त लगाए, क्योंकि रोड शोज़ वगैरह ये सब करने में थोड़ा सा वक्त लगा। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से आपके लिए, जो विनिवेश को लेकर है। एक और बड़ी चीज़ आती दिख रही है वो है आपके लिए हीरो या जीरो का ट्रेड, जो हमें सुमित जी देने को तैयार है एक्सपायरी के दिन। आइए सुमित जी के लिए बिगुल और सुमित जी से लेंगे उनका हीरो या जीरो का ट्रेड।
स्वागत है सुमित जी आपका हीरो या जीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन। बताएं सर, कौन सा ऑप्शन है, पुट, कॉल, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में? अनिल जी, हीरो या जीरो में बैंक निफ्टी है आपका फेवरेट। और अनिल जी, मैं यहाँ पे पूरा किस्मत आजमाना चाहूंगा और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए अगले 1 घंटे के अंदर। एक्सपायरी वाला डे है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी सपोर्ट्स के पास है तो निफ्टी में भी बाउंस बैक आना चाहिए और बैंक निफ्टी भी यहाँ से बाउंस दिखानी चाहिए। तो हीरो या जीरो, बैंक निफ्टी 20,800 का कॉल 15-16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20,800 का कॉल बैंक निफ्टी 15 या 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2-5 रुपए ऊपर नीचे जो अपना रिस्क जैसा देख सकता है वैसा लेके बिल्कुल ले ले यहाँ पे। यहाँ तो ये जीरो होगा आज, या फिर देखेंगे 3-3:15 बजे क्या होता है। 101 का टारगेट मान के चले। हाँ, वापस 101, 101 नो डाउट। जी अनिल जी, 101 से 151 का टारगेट मान के चले। 20,800 का कॉल निफ्टी बैंक का। ओके, 15-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। अभी है बैंक निफ्टी 20,715 के आसपास, 20,700 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर, 85 पॉइंट ऊपर का आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं और 15-20 रुपए की आप प्रीमियम दे रहे हैं। तो ठीक है, ये तो रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और बैंक निफ्टी में 15 रुपये में ट्रेड बन रहा है, तो ये बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हीरो या जीरो ट्रेड में आप उतना ही लें जितना आप ये मान कर चलें कि प्रीमियम आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर प्रीमियम ज़ीरो हो जाए उसमें आपको अफसोस ना हो, उतना ही आप खरीदें। ऐसा ना सोचें कि मतलब ज़ीरो तो होगा ही नहीं, ये हीरो ही होगा। कोशिश यही रहती है और हमेशा मैक्सिमम केसेस में सुमित जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा गजब का है। काफ़ी उनके हीरो या जीरो कॉल्स बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट रहे, लेकिन फिर भी रिस्क आप ध्यान में रख के फिर आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको रिस्क अपनी ध्यान में रहनी चाहिए। तो 15-20 रुपये के आसपास ये कॉल खरीदिए आप। 20,800 का आज की एक्सपायरी का टारगेट 101 है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जहाँ आमतौर पर जिसका टारगेट 100 रुपये होता है वो 1 रुपये नीचे करके 99 कर देता है, लेकिन यहाँ पर सुमित जी ने 1 रुपया और बढ़ाकर 101, ताकि 100 रुपये वाले जितने सेलर्स हों वो भी सेटिस्फाइड। और ये 101 रुपये का टारगेट हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़कर 20,900 तक पहुँचेगा, या उससे थोड़ा सा पहले 20,850, 20,875 के आसपास पहुँचेगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगी। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक वाला हीरो या जीरो कॉल। और आई एम श्योर आपके बात करते करते इस कॉल में काफ़ी मजबूती आई होगी, क्योंकि सुमित जी बात करते करते करीबन 50 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है। क्या प्राइस है अब इस कॉल की? अनिल जी डबल 36 रुपए 38 रुपए अभी चल रहा है, 40 रुपए हुआ अनिल जी, और ये भागेगा। आप देखिए थोड़ी देर में कैसे भागता है ये। क्या बात है, वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये है बात, ये हीरो या जीरो कॉल्स की ये बड़ी खास बात है कि इनमें जो वैल्यू बढ़ती है वो भी बड़ी फास्ट बढ़ती है और घटती तो भी बड़ी फास्ट घटती है। अब जो लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं वो कॉस्ट के आसपास 15-20 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस कर ले। जीरो का मतलब जरूरी नहीं आपको जीरो करना ही है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये आपके लिए बेहतरीन कॉल हो सकते हैं। तो ये है सुमित जी की तरफ से हीरो या जीरो कॉल, जो आपके लिए बात करते करते, चाहे आपने 20 में भी लिया हो, 22 में भी लिया हो, तब भी आपके लिए मुनाफे में है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा और अपने कॉस्ट को ट्रेल करते चलिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो फिर कॉस्ट पे कर लीजिएगा। ये है बैंक निफ्टी पर बहुत ही सुपर हिट कॉल सुमित जी की तरफ से। सुमित जी वाह, ये इसको कहते हैं हीरो या जीरो कॉल जो आपने अभी दिया है क्लोजिंग के शो में। तो काफ़ी बढ़िया एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आइए, थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आगे मार्केट का मूड माहौल क्या है। और साथ ही आज मैंने भी दीप आपकी सुविधा के लिए 2:30 बजे के जो डेटा हैं वो मैंने जल्दी टाइम से बना कर रख लिया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा डेटा टाइमली विश्लेषण हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इस बीच जो एक्शन स्टॉक्स में होता दिख रहा है, मैं सोचता हूँ उसी पर एक राय और ले ली जाए। कमज़ोर मजबूत वाले शेयरों पर फोकस करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल आज सुबह से लगातार हमारे चैनल पर रिकमेंड हुआ, राजेश पालिया साहब ने भी कहा, उसके अलावा भी रजत सर आए थे, रजत सर ने भी खरीदारी करने की राय दी और ये स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वागले साहब जरा अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स देखकर बताइए 1950 पर और क्या आगे का टारगेट बनता है जी। अनिल जी 2020 इसका अगला टारगेट बनता है पोजिशनली मतलब 1 से 2 दिन। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी है, और 1900 जब इसने क्रॉस किया
1893 इनफैक्ट वहां पर ब्रेकआउट आया था, लेकिन मार्केट का माहौल ठीक नहीं था, इसके लिए मेरे रडार पर नहीं आया। मैं मतलब कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेड नहीं है इसमें। पोजिशनली आप लेना चाहते हो, आपको 1900 का स्टॉप लॉस लेके 2020 का टारगेट 1 से 2 दिनों में। ओके, 1900 का स्टॉप लॉस, 2020 का टारगेट। रजत सर, पालविया साहब ने भी आज सुबह इस स्टॉक को रिकमेंडेशन दी थी। सिमी जी भी हमारे साथ 12:30 बजे सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आई थी, उन्होंने भी खरीदारी की राय दी थी। और बागली साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ से आपको अच्छी गेंस आती हुई दिखेंगी। साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर, ये भी एक और स्टॉक है जो एक्शन में है और यहाँ पर भी आप तेज़ी देख रहे हैं। तो थोड़े जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था और समझिए मुझे याद है आपने लगातार इस स्टॉक को कवर किया है, तेज़ी में अच्छी तरह कवर किया था। फंड रेजिंग के बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक बढ़िया करेक्शन भी आया है। अब 750 के बाद से जो ये रिबाउंड आया है, क्या भरोसा बनता है HAL पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे कोई ट्रेड होगा? तो एकदम सही टाइमिंग पे आपने पूछ लिया HAL पे सवाल। इसका जो करेक्शन था मेरे को लग रहा है अब खत्म होने आ गया है। स्टॉक अपने 200 DMA लेवल्स को टेस्ट कर रहा है और वहां से बाउंस बैक दिखा रहा है। आज पहला दिन है। अब जो लोगों ने ऊपर में लेके फंसे हुए हैं और जो लोगों ने ऊपर में लिया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो लोगों के लिए एवरेज करने का टाइम आ चुका है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। इमीडिएट टारगेट होंगे ऊपर में 840 से लेके 850 के, और ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो 900 प्लस के लेवल HAL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल, नज़र रखिए कैश मार्केट्स में ज़्यादा एक्शन आपको इस समय दिख रहा है। एक्सपायरी भी है तो वायदा कारोबार में तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बट कई कैश स्टॉक्स हैं जो सुबह से ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे हैं। बंसल जी, सिंजीन, यहाँ पर आपकी राय सर? सुबह एक बड़ा स्पाइक आया था, उसके बाद थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, पर अभी भी 2% की गेंस होल्ड कर रहा है। सिंजीन पर कोई ट्रेड बनता है? देखिए दीपांशु, बेहतरीन यहाँ पर टेक्निकल रुझान है और किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। उछाल आया था बट थोड़ा सा नीचे आया है, बट टेक्निकल रुझान अच्छा है। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। और दीपांशु यहाँ पे नजर रखनी चाहिए 578 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। एक बार 578 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ दीपांशु आपसे गुजारिश है एक बिगुल की। बिल्कुल, बिगुल बजाया जाए राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये जो कॉल है ये हमारा पिक ऑफ द डे माना जाए और बिकवाली की राय है कोल इंडिया पे। कोल इंडिया में एक मच एवेटेड नेकलाइन टूटती हुई देखने को मिल रही है। काफी लोग इस चीज पे दाव लगा रहे थे कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा और वो लेवल्स टूटे हैं। जिस तरीके से एक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन होता है, खुला नीला आकाश, तो ये जो स्टॉक है खुले नीले पताल की तरफ जा रहा है। और जो अभी न्यूज अनिल जी ने बोली कि काफी कंपनियों में PSUs में कुछ IPO वगैरह आएंगे, तो कोल इंडिया में एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है और ये स्टॉक अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बना है यहाँ पर जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है और मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं फोटो आपको सब लोगों को भेजूं कि इसमें क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है वो काफी नीचे बनता है, तो वो टारगेट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे टारगेट्स जो है वो पहला टारगेट 111 रुपए का 111 का, दूसरा टारगेट 105 रुपए का 105 का। तो 111 105 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में बिकवाली करें। 120 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर बिकवाली की राय। और खुला नीला आकाश के विपरीत जो आप एक चार्ट पैटर्न बता रहे हैं बंसल जी की, जिस स्टॉक में लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई बने, खुला नीला आकाश में पहुंच जाए, उसका खुला नीला पाताल नहीं माना जाएगा। देखिए, शब्दों का चयन सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे तो आप अपने पार्टनर की मदद ले लें और वह है कुणाल जी। खुला नीला आकाश का पूरी तरह से विलोम शब्द होगा गहरा काला पाताल। नोट कर लीजिए एक बार, 108 बार आज इसको शाम को आप कॉपी में लिखें। ये आपका होमवर्क है ताकि बंसल जी आप इसे अच्छे से याद कर लें। गहरा काला पाताल। कुणाल जी ठीक है ये? अनिल जी अति उत्तम है, अति उत्तम अनिल जी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। हाँ,
और आप कॉपी आप ही जांचेंगे बंसल जी ने लिखा है या नहीं लिखा है, ये इंश्योर करना आपका काम है कि वो लिख कर इसे याद कर ले, ताकि अगली बार खुला नीला आकाश के सामने खुला नीला पाताल न रहे। पाताल एक सवाल है अनिल जी आपसे। जी 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 कुणाल जी। जी अनिल जी बस एक सवाल है कि देखिए जो स्वर्ग के निवासी हैं वो स्वर्गवासी हैं, तो अनिल जी पाताल निवासियों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पाताल में कोई रहता नहीं है, क्या बात करिए, ये तो जांच का और खोज का अनुसंधान का विषय है। इस पर पहले जांच की जाएगी कि पाताल में रहता कौन है और उसके बाद पाताल लोक के निवासियों का पता लगाया जाएगा और नामकरण किया जाएगा। फिलहाल कोल इंडिया के अगर पाताल में जाने के आसार हैं तो सबसे पहला निवासी रेजिडेंट ऑफ पाताल कोल इंडिया माना जाएगा। इसका मतलब क्लियर कट है। बंसल जी को 100 रुपये के नीचे के टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन वो बताने से शर्मा रहे हैं और हम भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, एक ऑन अ लाइटर नोट कुणाल जी को एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये स्वर्गवासी और पातालवासी की बात कर रहे हैं, तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग लोक में चाय नहीं मिलती है, तो ये स्वर्ग से दूर रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आइए कुछ स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं इन पर राय ली जाए। और इंश्योरेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स थोड़ी थोड़ी खरीदारी दिखा रहे हैं। ICICI प्रू यहाँ पर 1.25% आज मजबूत है। थोड़े से कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। बर्जर पेंट, HUL, मैरिको, डाबर, हेवल्स, नेस्ले। जैन साहब, जब भी मुसीबत आए तो क्या फिर इन्हीं शेयरों को खरीदना है? बिल्कुल इंश्योरेंस पे तो देखिए मैं काफी बुलिश हूं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले IT फार्मा FMCG का नाम लिया, क्योंकि देखिए डिफेंसिव्स में तो रहना ही है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है डाबर इज अ गुड बेट, क्योंकि डाबर में क्या वो हर्बल वाला फ्लेवर भी है, आयुर्वेदा वाला फ्लेवर भी है, और जिस तरीके से कोरोना काल में इनके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डाबर थोड़ा सा बेटर वेल प्लेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है इन सब में, और फंडामेंटली भी मुझे बढ़िया लगता है। गोदरेज CP इज आल्सो वेरी गुड, बट ओवरऑल जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस में आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन ICICI लोम्बार्ड, ICICI GI मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और ये स्टॉक मैंने काफी बार 10 की कमाई में हो या सैट फ्राइडे का इवनिंग शो, उसमें भी मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड और बढ़ेगी, लोगों के टर्म प्लान्स के बढ़ेंगे। अभी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट का ओपिनियन सुना, तो दे वर वेरी बुलिश अबाउट ये सारे इंश्योरेंस की ग्रोथ के लिए, और जिस तरीके से जो ऑल्टरनेटिव चैनल्स की ग्रोथ आ रही है, ऑनलाइन सेल्स की ग्रोथ आ रही है, तो ये सारी कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सो आई थिंक ICICI लोम्बार्ड इज द बेस्ट बेट। बाकी HDFC लाइफ इज माय सेकंड फेवरेट, इन पे बिल्कुल ध्यान दो। इवन ICICI प्रू जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। ओके, तो इंश्योरेंस स्पेस पर पॉजिटिव व्यू है, और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स खबर भी है कि नई एंट्री होने वाली है निफ्टी में एक और इंश्योरेंस प्लेयर की, SBI लाइफ, जो आज मार्केट क्लोज के बाद एंट्री करेगा। FMCG की भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। HUL फिलहाल डेज हाई पर है, तो सही समय है जान लेते हैं अनिल जी से कि इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। बिगुल बजाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में कमजोरी जरूर है सर, हालांकि उतनी नहीं जितनी हम भारतीय बाजार में देख रहे हैं। फिर भी अगर आप नजर डालेंगे डाउ फ्यूचर्स में तो लगभग 60-70 अंक की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है आपको। नैस्डैक फ्यूचर्स आज लगभग 0.5% नीचे ही हैं। कल तो हमने देखा कि 3% नीचे नैस्डैक था। यूरोप की कमजोर शुरुआत हुई है सर, पर उतनी खराब भी नहीं है। लगभग 0.5% की गिरावट यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। एशिया के लिए काफी कमजोर सेशन रहा। जापान 1% से ज्यादा नीचे था, और हांगकांग 0.25% गिरा। शंघाई भी 1.5% की गिरावट दिखा रहा था। तो एशिया कमजोर रहा, बट भारतीय बाजार सबसे ज्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सपायरी भी है, तो बताइए कुछ करना चाहिए इस समय सर? क्या करना चाहते हैं ये बताइए, मतलब आपकी इच्छा क्या है, उस हिसाब से मैं बताऊं क्या करना चाहते हैं। अनिल जी, बैंक निफ्टी पर अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू बनता है इस समय तो वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। दीप सोच रहा कि सवाल पूछ के फंस गया। दीप, कभी कभी कुछ नहीं करना कुछ करने से बहुत बेहतर होता है। मतलब जब वोटिंग में नोटा का प्रयोग आ सकता है, तो जहाँ राय देनी हो वहाँ तो नोटा का प्रयोग बहुत आसानी से भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नोटा का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई राय नहीं बन पा रही है, लेकिन नोटा का प्रयोग तब करना चाहिए जब डेटा में स्थिति साफ ना हो। पहले मैं आपको डेटा बता दूं क्या कह रहे हैं। पहली चीज़, 10,800
होल्ड होना चाहिए। मैं आपको सुबह से भी ये कह रहा था कि 10,950 टूटने के बाद 10,800 10,825 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, ठीक है। 10,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में आज की एक्सपायरी का, और वो है 68 लाख शेयरों का, जिसमें से 48 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो 10,800 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक्सपायरी के दिन आपके लिए अब यहाँ से रिस्क 70 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं बची है, पहली चीज़। दूसरी बात, इमीडिएटली 10,850 पहला सपोर्ट है जहाँ 50 लाख शेयर पुट में है, तो 10,800 10,850 आपके लिए सपोर्ट जोन हो गया। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। ऊपर जाने में सबसे पहली बाधा है 10,900, और वो बाधा शॉर्ट या कॉल राइटिंग की वजह से नहीं है। कॉल्स में तो 10,900 के कॉल्स में सिर्फ और सिर्फ 27 लाख शेयर हैं दीप, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10,900 के पुट में 64 लाख शेयर हैं। और जैसे ही 10,900 के आसपास निफ्टी आएगा, तो जो पुट राइटर्स जिन्होंने तेज़ी की पोजीशन बना के रखी हुई है आज के सेशन में, और इसमें से ज़्यादातर पोजीशन आज ही बनी है 45 लाख शेयरों की, वो ये सोचेंगे कि चलिए 10,900 के नज़दीक आएँ, एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, ख़त्म करते हैं, एक सौदे में प्रॉफिट नहीं बना, लास्ट तक रुकने का कोई इंतज़ार नहीं। तो अब जो बढ़ने में रुकावट आएगी वो तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से आएगी। मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। 10,900 के नीचे निफ्टी है, और 10,900 के नीचे निफ्टी होने में 1.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग हैं, जो पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई, वो 1.5 करोड़ शेयर हैं 10,900 तक। तो 1.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो लॉस में है अगर 10,900 के नीचे एक्सपायरी होती है तो ये पुट राइटर्स है। इसलिए अब 10,900 के पार निकल के टिक पाना अपने आप में चैलेंज होगा। फर्ज करें कि आखिरी घंटे में अगर निकल पाएँ, तब भी आपके लिए 10,950 11,000 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल है जिसे आप तोड़ पाएँ, स्पेशली 11,000 के कॉल्स में आज 1 करोड़ 5 लाख शेयर जुड़े हैं। आज ही के दिन, सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ शेयर 11,000 के कॉल्स में जुड़े हैं। तो आपके लिए अब बचे हुए समय के लिए रेंज होगी 10,800 11,000, सपोर्ट 10,800 10,850, रुकावट 10,900 10,950, ये साफ दिख रहा है। तो कोई बड़ा मूव अब मैं बचे हुए एक घंटे में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, न 10,800 टूटेगा और न ही 10,950 11,000 पार होगा। अब 50 पॉइंट 35 पॉइंट के लिए एकदम आप सही पे खरीदें, सही पे बेचें, टॉप और बॉटम पे, तो 50 पॉइंट बनेंगे। तो फिर ऐसे में क्यों ऐसा करना है। तो निफ्टी में नो ट्रेड, नोटा का रीजन। अब आइए बैंक निफ्टी, 20,500 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना काफ़ी कम है। 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 23 लाख शेयरों का ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 20,500 20,600 आपके लिए सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 20,800 से 21,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में है। तो 20,500 20,600 सपोर्ट जोन, और 20,800 से 21,000 रुकावट का लेवल। ट्रेड यहाँ पर भी कम बनता है, और अगर किसी को करना है, जो अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने बोला कि 20,800 का हीरो या जीरो का 15-20 रुपये वाला कॉल वो करके कोई करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नोटा इंतज़ार करें, देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है, जिस वजह से बाजार ज़्यादा ख़राब है। ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हैं, लेकिन इतने नहीं जितना हम गिरें। तो बड़े दिनों बाद हमने गिरने के मामले में ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा गिरावट दिखाई है, तो थोड़ा इंतज़ार करें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो इंतज़ार करें। अब यहाँ से और भारी गिरावट भी नहीं बनती है, बट फिर क्या रिकवरी आएगी कि नहीं, उसी पर बड़ा सवाल है, और किन लेवल्स पर फाइनली एक्सपायरी होगी वहाँ पर आपको नज़र डालनी चाहिए। सेंसेक्स पर ज़रूर नज़र रखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। 950 अंक नीचे आपको सेंसेक्स भी इस समय दिखेगा, और 350 अंकों की गिरावट फिलहाल निफ्टी पर आपको आती हुई दिख रही है। तो अनिल जी, बहुत बड़ी गिरावट है, और डेज लो पर वापस हम फिसलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आपके लिए इस वक्त पूरी तरह से बाजार का हाल और डेटा बताते हुए, आइए 2:30 बज चुके हैं, वक्त है सेठी साहब का स्वागत करने का। सेठी साहब के लिए बिल्कुल सेठी साहब की सदाबहार पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बाजार धराशायी है, माहौल खराब है, आप ही पर उम्मीद है कि आप कोई तो बाय कॉल देंगे। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, बाजार एकदम धराशायी है, पूरी तरह लहूलुहान है, ब्लड बात है पीक पे। और जैसा आपने सोमवार को बाजार देखे थे, उसी तरह के बाजार आज भी है। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है इन द सेंस कि जो इंटरनेशनल क्यूज इतने नेगेटिव नहीं है जितने हम आज नेगेटिव है। तो लेट अस सी व्हाट कम्स आउट। ये बाय एंड ऑफ द डे कुछ खबरें आती है या क्या आता है वो देखना पड़ेगा। बट एक तो जो तबका जहां से प्रेशर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी है।
मुझे लगता है इसका भी बड़ा इम्पैक्ट है, जो शापुरजी पैलेंजी और टाटा सन्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिसके अंतर्गत वो टाटा सन्स में हिस्सेदारी बेचेंगे। मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है, जैसे हम देख रहे हैं टीसीएस जैसे स्टॉक में 6-7% की गिरावट है, विच इज वेरी अनलाइक, मतलब जो टीसीएस आप बाकी के टेक स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हैं। तो वो सब भी कुछ कारण होंगे और बाकी भी ओवरऑल बाजार थोड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं। बट मुझे लगता है आज भी यहाँ पे जो फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जिनके बिजनेसेस अच्छे हैं, उनको अब इन लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और वहीं से एक स्टॉक में आज भी इस बाजार में भी खरीदारी करने के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो स्टॉक मैंने 4-5 दिन पहले भी रिकमेंड करा था। कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक बहुत ही शानदार कंपनी है ये। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जो कि एक वर्चुअल मोनोपोली है भारत में। अराउंड 95% का इनका मार्केट शेयर है। फिर एक फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 89% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का है। जीरो डेट कंपनी है। और आप इनकी अगर होल्डिंग देखेंगे तो जितने भी नामी गिरामी फंड है, जैसे फिडेलिटी, मेरा एसेट मैनेजमेंट, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, सबकी इनमें हिस्सेदारी है। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें 2% हिस्सेदारी रखता है। और इसके अलावा डालमिया भारत जो ग्रुप है, जो कि ऑलरेडी 10% इसमें स्टेक ओन करता है, उन्होंने भी अभी हाल ही में लास्ट वीक 206-7 के लेवल पे और अपनी स्टेक बढ़ाई है 2-3% के आसपास। तो ऑल इन ऑल एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। मुझे लगता है एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे लेने का। बहुत ही शॉर्ट टर्म में जैसे ही माहौल सुधरेगा, मुझे लगता है इस स्टॉक में वापिस से 205-210 तक के लेवल्स तो आने चाहिए। तो रिटेल निवेशकों के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है। ये जो करंट लेवल्स है 188-89 के, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। देखो यहाँ तो लोगों को की हिम्मत नहीं हो रही है एक शेयर खरीद लें, और यहाँ पर सेठी साहब और जैन साहब दोनों मिलकर पूरा एक्सचेंज खरीदने के चक्कर में है। तो अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब भी कह रहे थे कि IEX खरीद लो। तो भाई साहब यहाँ से एक शेयर खरीदा नहीं जा रहा लोगों से। जैन साहब लीजिए, आपकी मदद करने के लिए सेठी साहब आ गए, बोल रहे पूरा एक्सचेंज खरीद लो। गजब। आप, मुझे लगा था कि आप आओगे जरूर, टॉस करोगे कि भाई आपको याद तो पूरा रहता ही अनिल जी, और बाद में आप इस तरीके से बोले पूरा एक्सचेंज ही खरीद लो। एक्चुअली में देखिए सेठी साहब ने अभी 2-3 दिन पहले भी दिया था, और मैं भी बहुत दिनों से दे रहा हूँ। ये कॉमन वो है, क्योंकि देखिए बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और नेचुरल गैस और ये सारे एनर्जी एक्सचेंजेस, एनर्जी बिजनेस सारा इसी पे आता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में जाए। और सेफ्टी क्या है कि 180-85 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ऐसे टाइप के बिजनेसेस ज्यादा आजकल एफएमसीजी आईटी से ज्यादा डिफेंसिव मुझे एक्सचेंजेस के बिजनेस लगने लगे हैं, क्योंकि गिरो या बड़ो इनके यहाँ तो धंधा आना ही है। भले ही ब्रोकर के यहाँ ब्रोकरेज नहीं आए, मगर एक्सचेंज के यहाँ जरूर से इनकी टर्नओवर चार्जेस है, वहां पे कोई डिसरप्शन अभी तक इतना बड़ा हुआ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कॉम्पिटिशन जल्दी से आते नहीं है। जहां पे पहले लिक्विडिटी आ जाती है वो एक्सचेंज ज्यादा चलता है, और दूसरा एक्सचेंज आने में बहुत बड़ा एंट्री बैरियर होता है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रीमियम आजकल एक्सचेंजेस को मिल रहा है, जो कि पास्ट में एक बार थोड़ा सा डिसरप्शन जैसा लग रहा था कि बहुत सारा कंपटीशन होगा, बहुत सारे एक्सचेंजेस आएंगे, बट हर एक्सचेंज ने अपना अपना एक निश बना रखा है। सो थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये है बढ़िया स्टॉक, जहाँ पर थोड़े समय पहले डालमिया पावर ने भी यहाँ पर खरीदारी की थी। डालमिया भारत की ही वो कंपनी, ग्रुप कंपनी है, जिन्होंने एक बड़ी स्टेक खरीदी थी ब्लॉक डील में। तब से स्टॉक सुर्खियों में आता हुआ दिख रहा है। गिरावट में इस स्टॉक में फंडामेंटली निवेश करते चले, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेठी साहब की राय है खरीदारी करने की। सेठी साहब, एक ही स्टॉक है या कोई और भी, और साथ ही क्या कोई फ्यूचर्स का स्टॉक भी है आपके रेडार पे? नहीं अनिल जी, आज तो एक ही स्टॉक है, और मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि संदीप ने भी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया है। हो सकता है ऐसे तो मेरे यहाँ पे वी बिजनेस ही चल रहा होता है, बट मैं वॉशरूम गया हूँगा और उस दौरान कोई चर्चा हुई होगी तो मेरा मिस हो गया। लेकिन डेफिनेटली वी थिंक अलाइक। और स्टॉक में देखिए अभी बोलने के बाद 188 वाला स्टॉक अब 193 भी हो गया है। और मुझे लगता है अगर बाजार में आज भी अभी भी थोड़ा समय बचा है, अगर बाजार रिकवर होता है तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है इन लेवल से। पॉजिटिव तो हो गया है कल के लेवल से, बट मेरी आज कैश मार्केट की खरीदारी करने की सलाह है। और अनिल जी F&O से आज कोई स्टॉक देना नहीं चाहूंगा। एक्चुअली बाजार पे कोई क्लैरिटी है नहीं, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। साहब, ये तो आपने गजब कर दिया। जो आपने बात बोली, ये तो ये आपने जो बात बोली, ये तो हमारे लिए बड़ा झटका है, धक्का है एकदम।
अगर हमारे शो के दौरान कोई कुर्सी छोड़कर, केबिन छोड़कर वॉशरूम चला जाए, इसका मतलब तो हमारी प्रोग्रामिंग मजबूत है ही नहीं। कुर्सी से हिल कैसे सकता है आदमी स्क्रीन के सामने? अनिल जी सुनिए, अनिल जी, बाजार हो इस तरह का 250-300 पॉइंट नीचे और आपको बाई कॉल देनी हो और फिर आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़े, तो ये तो होता ही नहीं है अनिल जी। तो ये तो मस्ती की पाठशाला आज ही कर दी। फिर ठीक है फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। मैं वही सोचा, मतलब नहीं तो बंसल जी जो बार बार कहते हैं जुड़े रहे, चिपके रहे, फिर बंसल जी के कहने का मतलब क्या? फिर हमारी प्रोग्रामिंग में अगर दम नहीं कि आदमी घूम फिर आए शो के दौरान, फिर तो शो करने का मतलब ही नहीं, मजा ही नहीं आया फिर तो। लेकिन चलिए, जिन जिनको बाय कॉल देना हो खराब मार्केट में, उन्हें ये छूट है और उनके पास वजह भी सही है। तो चलिए सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो क्या, मार्केट तो जो गिरना है गिरेगा, जो कुछ होना होगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जी, स्टॉक है 193 क्या बात है, वाह क्या बात है, बढ़ गया आज के बाजार में भी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्ट्रेस कम रखें, क्योंकि अदरवाइज बाकी ब्लड प्रेशर के अलावा और कुछ बढ़ना नहीं है इस मार्केट में। बैंक बैलेंस या आपका क्रेडिट बैलेंस या मार्क टू मार्केट प्रॉफिट तो बढ़ने से रहा। आइए, नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगाएंगे निफ्टी पर निशाना। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। जी नितिन जी। अरे नितिन जी, कल आपका का ऑप्शन बड़ा जबरदस्त रहा आपका। तो 10,900 11,000 वाला पुट स्प्रेड जो आपने बनाया था, 10,900 11,000 ही बनाया था ना? जी अनिल जी, देखिए 11,500 से कंटिन्यूअसली हम लोग पुट स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं लास्ट एक वीक से, और डेटा वाइज कहीं भी कोई पॉजिटिव सिग्नल हमें नहीं मिले थे इस महीने में। और रोल ओवर्स का भी डेटा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने जो रोल ओवर्स हुए थे वो पोजीशंस अभी तक रोल ओवर नहीं हुई है। अभी 45 मिनट्स बचे हैं, बट अभी भी मार्केट में कम से कम 40% पोजीशन आउटस्टैंडिंग है जो रोल ओवर होना बाकी है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 30-35 मिनट्स में एक वॉलेटिलिटी रहेगी, बट जो करंट सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट रोल ओवर हो रहे हैं। बट अभी जो पोजीशंस बाकी है उसको देख के और समझ में आएगा कि रोल ओवर्स कैसे होते हैं। तो अनिल जी, अभी ट्रेड देने से बेटर है कि मैं 3:15 बजे ट्रेड देना चाहूंगा, जिससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे मिलेगी, क्योंकि जो पोजीशन बाकी है उसका समझ में आएगा कि कैसे रोल ओवर्स हो रहे हैं। तो मुझे अलाउ करें कि 3:15 बजे मैं दोबारा से स्ट्रेटजी दे। नहीं प्लीज, अरे आराम से, टेक योर टाइम। और अगर आपको लगे कि नहीं उसके बाद भी नहीं भी देना, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपका कंफर्ट कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। लेकिन नितिन जी, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस बार मंदी में जो सबसे पहले जो शुरुआत की सुमित जी, देखो आशु जी तो ही हैं, आशु जी के लिए तो आशु जी तो तेजी की शुरुआत करे तो उसकी क्रेडिट देनी है। आशु जी की मंदी की शुरुआत तो सबसे पहले होती है, तो आशु जी तो कर ही चुके थे। उसके बाद सुमित जी ने चार्ट पे सबसे पहले मंदी की शुरुआत की, और एफएनओ में आपने शुरुआत की। सितंबर की सीरीज को हम सतर्कता वाली, सावधानी वाली मानकर चल रहे थे, लेकिन इस तरह से 11,000 भी तोड़ देंगे और उसके नीचे आएंगे, इसका अंदाजा सबसे पहले आप ही ने लगाया। और सबने 11,500 से जो आप जिस तरह से स्प्रेड बना रहे थे वो जबरदस्त। इस बार आपकी डेटा रीडिंग नितिन 10 में से 10 एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट रही। और सुमित जी तो एकदम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मंदी के मामले में इस बार बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले पकड़ी मंदी उन्होंने भी और आपने भी। तो आपको दोनों को फॉलो करने वाले ट्रेडर्स डेफिनेटली खुश हैं। और कम से कम मैं आप दोनों के जो ट्रेड्स हैं उनको ट्रैक कर रहा हूँ, और दोनों ने बहुत सही समय पर, इनफैक्ट समय से पहले पकड़े। और आशु जी को तो खैर कहना ही पड़ेगा। हाँ, आशु जी से याद आया, आशु जी की तरफ से एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए। कल आशु जी ने आपको एसीसी में बिकवाली करने की राय दी थी, और एसीसी का स्टॉक आपके सामने मैं ले आऊँ एक बार जरा, वहाँ पर क्या हाल चाल है। इस वक्त चल रहा है 1307 रुपये, नीचे में लो बनाया है 1301 रुपये के आसपास का। और आशु सर का मैसेज आया है, मैसेज अ फ्रेंड, लाइफ लाइन यूज़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 1330-35 के आसपास शॉर्ट करने की राय दी थी। अभी 1301 का लो बना चुका है, 1307-8 जो चल रहा है पे आप अपनी शॉर्ट करके लाइफ एंजॉय करें, प्रॉफिट बुक कर लें। ये राय आशु सर की तरफ से आती हुई दिख रही। टारगेट हिट, साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ, ये वर्ड्स हैं आशु जी की तरफ से जो मैंने आपके कानों में डाले हैं। तो अच्छा, नितिन जी की एक राय तो निफ्टी में। नितिन जी, निफ्टी के अलावा और कुछ? अच्छा सॉरी, आप तो कह रहे हैं 3:15 बजे आप बताएंगे। ठीक है नितिन जी, तो फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में, जब भी आप तैयार हों आप बताइएगा। लाइफ लाइन यूज़ करेगा, आपको तो पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम उस समय देखेंगे कि नितिन जी की तरफ से और क्या कॉल्स आती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। श्रीकांत जी, कोई बिगुल की व्यवस्था की जाए आपके लिए, या सिर्फ बिना बिगुल वाला स्वागत? नहीं, बिल्कुल बिगुल की स्वागत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
हाँ, ये हुई ना बात। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का स्वागत इसी तरह से होता है हमेशा, उनके आने के पहले बिगुल। तो श्रीकांत जी का स्वागत बिगुल से किया जाए, BTSTT। जी श्रीकांत सर, बताएं सर। यस, देखिए कैसे हुआ है कि मार्केट जो गिरा है वो तकरीबन अभी 1000 पॉइंट गिर चुका है और अभी हम लोग जो 200 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। EMA के बेसिस पे सिंपल मूविंग एवरेज कुछ 760-70 के करीब है। साथ ही साथ अगर आप यूएस मार्केट्स देखें कि जहां से हमने ये मंदी पकड़ी है कि वहां से जो मार्केट गिरा है तो अपना मार्केट भी गिरा है उसके पीछे, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि एक 400 पॉइंट नीचे वहां पे भी एक 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में हमें काफ़ी अच्छा एक रनअप मिलेगा, एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो देखते हो तो करंट सीरीज नेक्स्ट सीरीज का अगर आप एडिशन करते हो तो वहां पे भी एक क्लियरली समझ में आता है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता नहीं लेकिन अगले हफ्ते का यानी कि 10 अक्टूबर का जो सीरीज है उसका अगर हम लोग कॉल ऑप्शन लेके चलते हैं 11,100 का जो 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छा श्रीकांत जी हो सकता है। हाँ श्रीकांत जी, अगला वाला 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर वाला लेना है या उसके आगे वाला? इमीडिएटली नेक्स्ट वीक वाला ना? हाँ उसके आगे वाला, नहीं उसके आगे वाला 1 के बाद 8 अक्टूबर आएगा। 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर, ठीक है, तो 2 हफ्ते आगे का, करेक्ट? हाँ करेक्ट, 8 अक्टूबर वाला बराबर है। 8 अक्टूबर वाला जो है वो हाँ, 11,100 ठीक है, बताइए जो कॉल है जी, और 11,100 का कॉल 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हम लोग अगले हफ्ते वाला इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे ही अगला हफ्ता चालू हो जाएगा, यानी कि 8 अक्टूबर का हम लोग इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि 1 अक्टूबर वाला जो है उसमें ये दिक्कत हो जाएगी कि कॉल राइटिंग बढ़ जाएगी और नेक्स्ट उसके आने वाले वीक में कॉल बाइंग बढ़ जाएगी, जो स्प्रेड बनाते हैं वो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक हफ्ता छोड़ के 8 अक्टूबर वाला आप कॉल ऑप्शन बाय करें 11,100 का, जो 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, 90-92 के करीब। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 40 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे 200 रुपए का। और इसका रीजन ये क्लियर है कि यहाँ से मार्केट कम से कम 11,100 या 11,200 का पुल बैक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। देश को आपके जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, देश को ही नहीं पूरी दुनिया को, जो इस गिरते बाजार में कुछ तो खरीदने के बारे में सोचे। नहीं तो आजकल जिनका खरीदने का मन होता है तो खरीदने तो सिर्फ और सिर्फ पुट के अलावा कुछ नहीं। लोगों का मौका पड़े, अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो पुट ऑप्शन को भी डीमेट करवा के रख लें कि यही पड़े रहेंगे। तो इसलिए जो कुछ कॉल खरीद रहा है वो बधाई का पात्र है। तो शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने ऑप्शन खरीदने के बारे में सोचा। आइए, 2:50 और ये वक्त है बसीन साहब से बातचीत करने का। उनकी कॉल्स आपके लिए बिगुल के साथ करते हैं, स्वागत उनका भी। बसीन साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज के आपके BTSTT कॉल्स। तो BTSTT आज का सर रिलायंस 2190 रुपए का भाव है, 2150 का स्टॉप लॉस रखिए, 2400 का टारगेट, और ये 2400 आपको दिवाली से पहले ही आ जाएगा। तो बाय क्वालिटी स्टॉक, मुझे लगता है ये मार्केट की अनहोनी आज के लिए ही है, 1-2 दिन आपको कहा है, अगले वेडनेसडे थर्सडे से यू विल बी बैक टू नॉर्मल। ओके ओके, परफेक्ट। नवंबर 14, 2020, 2400 रुपये रिलायंस। ये है आज घोषणा की भसीन साहब ने आपके लिए। रिलायंस में करें खरीदारी BTST के तौर पर न देखें, इसे आप दिवाली के तोहफे के तौर पर। तो रिलायंस में करें खरीदारी भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर ये पिक देने के लिए। तो रिलायंस पर खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। रिलायंस होगा 2400। तो बंसल जी, अगर रिलायंस 2400 हो गया तो निफ्टी क्या होगा? सिंपल मैथमेटिक्स है, आप आराम से कर सकते हैं। अनिल नहीं अनिल जी, देखिए आपने ये तो बताया कि रिलायंस 2400 हो गया तो निफ्टी क्या होगा। अनिल जी, उस समय भारतीय एयरटेल कहाँ पर है, ITC कहाँ पर है, इन चीज़ों पे भी तो अनिल जी वो रखनी पड़ेगी। बट इतना जरूर है अनिल जी कि अगर रिलायंस 2400 हो गया तो मार्केट जो है ग्रीन में ट्रेड करेगा और मोस्ट पैनलिस्ट जो है इंक्लूडिंग मी, उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ा हुआ होगा अनिल जी। हाँ वाह, अच्छा कुणाल जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद मैं वागले साहब के वंडर की तरफ बढ़ूंगा। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, रिलायंस आज से अनिल जी बिल्कुल 1 साल पहले आधे दाम पर था, यानी कि 1200-1300 रुपए चल रहा था। और अनिल जी उस समय भी इंडेक्स हमारा इतना ही चल रहा था, और 1 साल उससे भी पहले अनिल जी इंडेक्स यही था। तो इंडेक्स अनिल जी वही का वही रहता है, रिलायंस भाग जाता है, तो कोई संबंध अब रिलायंस और इंडेक्स में बचा नहीं है अनिल जी। बात तो सही है आपकी। चलिए, लेकिन आईटीसी और भारतीय एयरटेल काश निफ्टी को चला पाते, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है आगे बाजार में। लेकिन इस बीच तैयार है हमारे साथ वागले साहब अपने वंडरफुल स्टॉक के साथ। स्वागत है वागले साहब। पहले तो आपका एलआईसी हाउसिंग का टारगेट हिट हो चुका है, उसके लिए आप बधाई स्वीकार कर लें दिल से। और अब बताएं सर, आपका कौन सा अच्छा उसमें भी अपडेट दे दें, और साथ ही अपना नया कॉल भी बताएं जी। अनिल जी, एलआईसी हाउसिंग तो बुक कर ले, क्योंकि काफी बड़ी मूव आ चुकी है। अभी मुझे बेचना है टोरेंट पावर। 309 का भाव है, 310 का एक सपोर्ट जो इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर बेचे। 310 311 जाता है तो और बेचे। 314 के ऊपर का स्टॉप लॉस, और 300 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ एक मल्टीपल सपोर्ट इसने 310 312 में तोड़ा है। तो इसमें एक बड़ी मूव आनी चाहिए, लगभग 2.5 से 3%, और ये कल तक आनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त टोरेंट पावर पर आए 309 से 311 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, 314 का लगाना है स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 300 रुपये तक के टारगेट क्लिक करनी है बिकवाली। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जय ठक्कर भी, जो आपको बताएंगे कैश का ऑप्शन भी, उनसे भी हम पूछेंगे वापस कि क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो एक ही है, और वो है अपोलो हॉस्पिटल। ओहो, गजब है। कुणाल जी, ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं क्या स्टॉक मार्केट से हॉस्पिटल में, इसलिए बढ़ा है? अनिल जी शुभ शुभ बोलिए। देखिए अनिल जी, आजकल तो हॉस्पिटल से डर लग रहा है, तो बिल्कुल अनिल जी, लेकिन जिस तरह शेयर भाग रहा है कुछ नया हो रहा है इसमें, बिल्कुल। हाँ, कुछ तो बड़ा हो रहा है। 1950, माय गॉड, 7% मजबूत, वो भी इस तरह के खराब बाजार में आपके लिए। तो ये आपके लिए इस वक्त आता हुआ। ओके, आइए एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वो है कोलगेट पामोलिव। श्रीकांत जी, जरा इसके चार्ट देखिए, आपका पसंदीदा शेयर भी है, क्या इसमें और तेजी है? इनफैक्ट अनिल जी, पूरे एफएमसीजी में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। मुझे पता नहीं कि शायद वो एक्सपायरी का प्रेशर पकड़ के ये काम हो रहा है क्या, क्योंकि आज के दिन में ऐसा है कि आईटी नीचे है, फाइनेंशियल्स भी नीचे है, फार्मा भी नीचे है, तो किसी एक सेक्टर को ऊपर रखना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि कोलगेट ने मैक्सिमम अपना जो वक्त है वो जो एक इम्पॉर्टेंट एवरेज है उसके करीब ही निकाला है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है। करंट लेवल से एक बार 1430 1440 के लेवल्स को ये दिखा सकता है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। शायद आखिरी आधे घंटे में हम और एक अच्छी रैली देख सकते हैं। तो चलिए, ये है कोलगेट पर आपके लिए राय। और इस बीच टेलीकॉम कंपनियों में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। उस एक्शन की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो कल जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला, रिलायंस जियो ने जिस हिसाब से पोस्टपेड प्लान्स अपने वो लेकर आए थे, अब उसके विपरीत जो है कहीं ना कहीं जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है वहाँ पर डिटेल्स जो निकल कर आ रहे हैं उससे ये पता लग रहा है कि जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स पर उतना असर पड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। कल के सत्र में जो खतरा हमें लग रहा था कि इनके जो पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं एयरटेल और वोडाफोन के, वो टूटते हुए नजर आएंगे, पर वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी OTT प्लेटफॉर्म्स की जो प्रोपोजिशन ये दे रहे हैं वो और भी प्लेयर्स जो है वो कर सकते हैं अपने प्लान्स में इंट्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट एक्सक्लूसिविटी नहीं है रिलायंस जियो की इन OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ ही अगर आप देखें तो जो प्रीपेड सब्सक्राइबर्स हैं ओवरऑल मोबाइल सब्सक्राइबर्स में वो 95.5% है। तो यानी कि अगर आप भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को देखें तो 5.5% ही उनके पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स है, और वहीं वोडाफोन आइडिया के करीब 7.5% है। और रिलायंस जियो जो
जो इस स्पेस में एंट्री करना चाह रहा है फर्दर और मार्केट में और पेनिट्रेशन अपनी बढ़ाना चाह रहा है, करीब 1% से नीचे उनका पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस है, वहां पर उनकी बढ़त के लिए उन्होंने ये प्लान्स रेज किए हैं। पर यहाँ पर भारतीय एयरटेल के लिए सब्सक्राइबर बेस में उतनी ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर इनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, वो उन जो रेप्लिकेबिलिटी है फीचर्स की, प्रोग्राम्स की, वो भारतीय एयरटेल काफ़ी कंफर्टेबली कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी आकर्षक हैं भारतीय एयरटेल के लिए। खासकर 700 से ज़्यादा के टारगेट CLSA, मैक्वेरी और क्रेडिट स्विस सजेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कल की फॉल आई थी वो वापस से जो है हो सकता है रिपीट ना हो, जिस हिसाब से रिलायंस जियो के प्लान्स को लेकर अगर आप एक्शन देखें स्टॉक में। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स पर ये आपके लिए पूरी डिटेल्स आती हुई दिख रही है। बाजार फिर से कमजोर होकर दिन के लोएस्ट पॉइंट पर आते हुए दिख रहे हैं। 20,600 के आसपास आया है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 10,850 के बेहद करीब 2.5% का नुकसान यहाँ पर दिखेगा। जी बिजनेस की एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने आने की तैयारी में, और सुबह भी हमने आपको कहा था कि एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च जो आपके सामने आएगी, आपकी सोच, आपकी धारणा बदलेगी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। हम एक बेहतरीन रिसर्च आपके सामने तुरंत रखने वाले हैं, बस बने रहिए और बंसल जी की भाषा में जुड़े रहिए, चिपके रहिए। एक बढ़िया रिसर्च आपके सामने आने की तैयारी में इस वक्त है। लेकिन एक और स्टॉक जो कि जैन साहब का भी फेवरेट है, आज वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर आया है, और पूरे सेक्टर के विपरीत मजबूती के साथ वेदांता 2% ऊपर 132.50 133 के आसपास। जैन साहब, वेदांता पर आपकी राय? देखिए, इसमें इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है सामने, तो उसकी वजह से देखिए ये तो पूरा मेंटेन्ड है ये स्टॉक। बट मैं ये राय दूंगा कि मेटल्स पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और दूसरा ये स्टॉक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज देता है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है इतनी इजीली इसमें इनकी डीलिस्टिंग होगी नहीं, क्योंकि LIC एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है और इतनी जल्दी इनको जो इन्होंने प्राइस दिया उस पर सहमति नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बैन से आज निकला है तो बहुत दिनों बाद निकला है। लोगों को, हम लोगों ने काफी राय दी, हमेशा हम लोगों ने पुट राइटिंग काफी करवाई है पिछले 3-4 बार। जब भी ये सवाल पूछा गया अनिल जी, तो मैंने हमेशा यही बोला है। सो मैं यही बोलूंगा कि फ्रेश खरीदारी एक बार नहीं करनी है मार्केट्स को देखते हुए, बट जिनको पुट राइटिंग करनी है वो 110 के, 115 के, 120 के लेवल्स के मौका देख के जरूर से बेच सकते हैं। बट अभी अक्टूबर के महीने में, कल तक तो मैंने देखा था लिक्विडिटी नहीं आई थी बिकॉज बैन था, बट आज अब सर्टेनली हो रहा ही होगा। बट आज मैंने वेरी फ्रैंकली चेक नहीं किया, बट आई विल सर्टेनली ट्राई टू सजेस्ट दैट कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट बाइंग नहीं करके पुट राइटिंग के थ्रू इसमें एंट्री ले, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि टाइम को आप बाय करेंगे और कहीं ना कहीं आपको टाइम दिखेगा, पैसा भी मिलते जाएगा। 3-4 महीने से हम ये स्ट्रेटेजी करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है। नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम चेक करने के बाद ही बता रहे हैं। आज ही बैन से बाहर निकला है, ये नहीं इसके साथ 2 और निकले, 3 साथी बैन से बाहर आए हैं, ग्लेनमार्क, आइडिया और वेदांता। आइडिया भी हरे निशान में, देखिए 0.5% ही मजबूत है, लेकिन मजबूत है, पूरे 5 पैसे मजबूत है आज आइडिया। लेकिन 5 पैसे ऐसे मत गिनिए कि 8.40 से 9.20, यानी कि 60 और 20 80 पैसे आइडिया बढ़ा है। 80 पैसे का मतलब होता है निचले स्तरों से 10% आइडिया आज बढ़कर मजबूत होता हुआ दिखा है। और तीसरा स्टॉक जो बैन से बाहर निकला आज वो है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क, आइडिया, वेदांता, 3 स्टॉक बैन से बाहर निकले हैं। हम आपके सामने थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव रिसर्च रखने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। लेकिन इस बीच दिन के लोएस्ट पॉइंट पर फिर से बाजार आए, नया लो बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आखिरी मिनटों में, आखिरी आधे घंटे में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो मजबूती के साथ नहीं, कमजोरी की फीलिंग के साथ करें, वीकनेस ये फील होती हुई दिख रही है। तो और लोएस्ट लेवल की तरफ 10,800, 10,825 आखिरी सपोर्ट जोन पर निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और 20,450, 20,550 आखिरी सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये पिछले कुछ मिनटों में जो कमजोरी आई है उसमें जो NBFCs हैं वो तेजी से गिरे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एकमात्र स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन उसके बावजूद 8% की तेज गिरावट के साथ टॉप लूजर है। और किरण जी का फेवरेट स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जो कल भी उन्होंने शॉर्ट करने की राय दी थी और आज भी शॉर्ट करने की राय दी थी। ये 8%, किरण जी है ना हमारे साथ, मैं एक बार राय लेना चाहता हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। कल एक तो कुणाल जी, राकेश जी ने दी थी और किरण जी। राकेश जी आप ही बताएं, कल आपने भी राय दी थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर, अब 566 पर आ चुका है, 560 के आसपास का लो बना है। क्या शॉर्ट से वो काट लें या अभी भी बने रहें?
नहीं अनिल जी, बिल्कुल यहाँ पे काट लेना चाहिए। 7-7.5% कल से स्टॉक गिरा हुआ है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इस समय जो फ्रेश अगर बेचना है कुछ, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बेस्ट कैंडिडेट कोल इंडिया लग रहा है, जिसमें अभी मैंने और कुणाल जी ने कॉल दिया था। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मुनाफा बांधने की राय है और यहाँ से स्विच करें कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया में स्विच कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पर प्रॉफिट ले लीजिए, प्रॉफिट लेने के बाद निकल जाइए। अशोक लेलैंड 8% नीचे, माय गॉड। एक और स्टॉक है जो वागले साहब आपका फेवरेट रहता है हमेशा गिरने में, बजाज फाइनेंस 7% नीचे 3030। आज शॉर्ट कॉल आ नहीं पाया, क्या बात है वागले साहब? अच्छा अच्छा, चलिए वागले साहब से संपर्क नहीं हो रहा है। श्रीकांत जी, बजाज फाइनेंस के चार्ज देखिए और आप बताइए आपको क्या दिख रहा है? देखिए, वैसे बजाज फाइनेंस काफ़ी वीक है और काफ़ी गिर भी चुका है, क्योंकि ये 3800 के करीब था और अभी गिरते गिरते 3030 3000 के करीब आ चुका है। ओवरऑल अगर आप रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काफ़ी नज़दीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट इस लेवल से भी अगर और गिरता है तो उसके बाद की जो गिरावट होगी वो बजाज फाइनेंस कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो करंट लेवल से थोड़ा वैसे मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, बट अगर 3000 के भी नीचे का अगर ये ट्रेडिंग दिखा दे तो फिर इसे शॉर्ट करना चाहिए और उस वक्त स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का होगा। हम 3050 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट करेंगे और 3750 से लेकर 2750 से लेकर 2800 के भी टारगेट हम सोच सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बजाज फाइनेंस पर आए। आइए अब बताते हैं आपको जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च और उसके तुरंत बाद विश्वेश चौहान लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए फोन अ फ्रेंड और जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी एक विशेष कॉल देने के लिए। तो विश्वेश जी से जब तक हम संपर्क करें तब तक हम आपके सामने जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च रखें। आमतौर पर आप ये मानकर चलते हैं कि जो स्टॉक निफ्टी से बाहर निकल रहे हैं वो गिरेंगे ही और जो स्टॉक निफ्टी के अंदर घुसेंगे वो बढ़ेंगे ही। लेकिन जिस दिन ये एडजस्टमेंट होते हैं उस दिन किस तरह का रुझान रहता है, ये रिसर्च आज सुबह हमने आपके सामने रखी और आज फिर से हम आपको दोहराना चाहते हैं कि जो रिसर्च हमने आपके सामने रखी उसका क्या असर दिख रहा है उन दो शेयरों पर जो आज निफ्टी से बाहर हो रहे हैं और उन दो शेयरों पर जो कल निफ्टी में शामिल होते हुए दिखेंगे। एक बार फिर से पूरी रिसर्च और एक्शनेबल ट्रेड, वो भी इस तरह के खराब बाजार में बता रहे हैं वरुण बताइए क्या है रिसर्च और ये रिसर्च आज फिर से हमारे पैमाने पर कितनी खरी उतरी है? दो स्टॉक जो बाहर निकल रहे हैं और दो स्टॉक जो कल से निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। डेफिनेटली अनिल जी, अगर आप हमारे पैमाने पे बोले तो ये 100% सटीक निकली है, क्योंकि ऐसे गिरते बाजार में वो दो स्टॉक जो निफ्टी से बाहर जाने वाले हैं उन दो स्टॉक में भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय इंफ्राटेल और आप देख लीजिए सीए एंटरटेनमेंट। 4 स्टॉक्स निफ्टी में केवल ऐसे हैं, 3 से 4 स्टॉक्स तेजी में है और उसमें से ये दो जो है वो टॉप परफॉर्मर है। बेसिकली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी से बाहर जाने वाला रहता है तो आखिरी में उसमें बिकवाली आती है और जो स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बनने वाले रहता है उसमें कहीं ना कहीं खरीदारी आती है, इसके लिए वो चलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप ट्रेंड निकाल के देखें तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि जो भी स्टॉक निफ्टी में बाहर जाने वाले रहते हैं उनमें दरअसल एक्सपायरी के दिन और उसके अगले दिन भी अच्छी खासी तेजी देखने मिलती है और जो स्टॉक दरअसल निफ्टी का हिस्सा बनने वाले रहते हैं उनमें एक्सपायरी के दिन यानी कि निफ्टी का हिस्सा बनने के एक दिन पहले बिकवाली होती है और अगले दिन भी बिकवाली होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। 2018 से अभी तक का हमने डेटा लिया और उसमें देखिए 2018 से अब तक करीब 8 बदलाव हो चुके हैं और उन 8 बदलाव में से अगर आप देखें तो जो निफ्टी का हिस्सा बने हैं 8 में से 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें दरअसल एक्सपायरी के दिन गिरावट आई है और ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अगले दिन भी गिरावट देखने मिली है। जबकि जो स्टॉक्स निफ्टी से एक्चुअली बाहर हुए हैं उनमें अगर आप देखें तो 8 में से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें दरअसल निफ्टी में जिस दिन वो बाहर गए हैं उस दिन और उसके एक दिन पहले यानी कि एक्सपायरी के दिन भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो वॉश को देख लीजिए, अंबुजा सीमेंट को देख लीजिए, एचपीसीएल को देख लीजिए, येस बैंक को देख लीजिए, वेदांता को देख लीजिए। जब ये बाहर हो रहे थे तो बाहर होने के एक दिन पहले यानी कि एक्सपायरी के दिन और जिस दिन बाहर हुए दोनों ही दिन इनकाउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है और ये रिपीट आपको आज देखने मिल रहा है जहाँ पे सी एंटरटेनमेंट और भारतीय इंफ्राटेल दोनों ही काउंटर तेजी है। और आप देख लीजिए डीवी स्लैब और एसबीआई लाइफ में गिरावट है और ये गिरावट जो दोनों स्टॉक में कल भी जारी रहेगी। गिरावट से भी ज्यादा तो मैं आपको ये बोलूँ जो तेजी है
वो दरअसल भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट में कल भी जारी रहेगी। एटलीस्ट पास्ट ट्रेंड जो है वो यही बताता है, और ट्रेंड याद रखें, ट्रेंड इज ऑलवेज द बेस्ट ट्रेंड। तो जो ट्रेंड बता रहा है वही हो रहा है, यही हमारी रिसर्च। और शानदार रिसर्च आप लेकर आए हैं, और आज भी हमने देखा एटलीस्ट अब तो और बाज़ार में गिरावट हो गई है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ी है। बट सुबह हम देख भी रहे थे कि जिस हिसाब से आपने रिसर्च दिखाई थी इन स्टॉक्स पे, स्पेशली जो भारतीय इंफ्राटेल और डिवीज़ लैब में एक्शन बन रहा था, वो भारतीय इंफ्राटेल पर एक्शन आपका देखा हुआ था, जी एंटरटेनमेंट पर हम देख रहे थे, साथ ही डिवीज़ लैब और SBI लाइफ पर भी इसी ट्रेंड का आपको एक्शन सुबह देखने को मिल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रिसर्च सामने लाने के लिए। सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ब्रेकडाउन आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं और पिछले जून के जो लोस थे वो भी अभी ब्रेक हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा लग रहा है यहां से गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें नीचे में 325 रुपए तक के लेवल, शायद 320 रुपए तक के लेवल भी आईसीआईसीआई बैंक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 341, 342 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 342 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे सेल करें। नीचे में 325 रुपए से लेके 320 रुपए तक का डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 325 से 320 के लेवल्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर आप करें बिकवाली, तो जो थोड़ा सा बाउंस बैक आया था वहां पर आपने फिर से बिकवाली आती हुई देखी, और अब 10,800 के नीचे फिसलने के लिए तैयार लग रहा है निफ्टी, तो वहां पर नजर डालिए। 20,500 के नीचे ऑलरेडी बैंक निफ्टी फिसल चुका है और 1100 अंक नीचे आपको फिलहाल सेंसेक्स दिखेगा। तो कहीं भी बाजार में आपको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको लगातार बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं, और भारतीय इंफ्राटेल और HUL सिर्फ 2 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल निफ्टी में आखिरी दिन थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट बाकी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का दबाव आते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक 500 के नीचे फिसला है, 6.5% की गिरावट इस स्टॉक में भी आपको आते हुए दिख रही है। TCS में बड़ी गिरावट है, यहाँ पर भी आप तेज गिरावट देख रहे हो। तो अनिल जी, 10,800 जस्ट होल्ड कर रहा है निफ्टी सर, ये आखिरी आपने सपोर्ट बताया था, पर बैंक निफ्टी 20,500 के नीचे जा चुका है, सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स नीचे है। काफ़ी बड़ी बिकवाली आ रही है एक्सपायरी के पहले सर। आज मैं ना, अब ये आखिरी बार मैंने बोला ये आखिरी सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब बोलूँगा ही नहीं। जो आखिरी सपोर्ट बोलता हूँ उस तक पहुँच जाता है और उसके और नीचे जाने के चक्कर में पड़ता है। तो अब ये आखिरी बार है जो मैंने बोला, अब नहीं बोलूँगा। दीप 10,800 भी आ गया, 10,800, 825 ये आखिरी सपोर्ट बोल रहा था। 20,450, 20,550 वो भी आ गया। कोई सपोर्ट नहीं है, जहाँ जाना है जाए। बार बार सपोर्ट बोले वहीं पहुंच जाता है। लोगों को लगता है जहाँ सपोर्ट है वहाँ पहुंचना जरूरी है। अरे भाई, सपोर्ट है वहाँ इंडेक्स का पहुंचना जरूरी थोड़ी है, लेकिन पहुंच गया, अब क्या करें। तो आइए अब करते हैं काम, विश्वेश जी से करते हैं बातचीत। विश्वेश जी हमारे साथ है तैयार, बिगुल उनके लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, पहले कॉल शेयर कर देता हूँ, फिर कुछ अपडेट भी देना था। कॉल है, देखिए GSW स्टील पे शॉर्ट करने की राय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है, और जिस हिसाब से आज ब्रेकडाउन हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक में ये स्टॉक सबसे कम गिरा है कंपैरेटिव टू अदर मेटल स्टॉक। तो इसमें बहुत बड़ा रूम है यहाँ से गिरने के लिए। तो मुझे लगता है करंट लेवल 260 के आसपास में इसको शॉर्ट करना चाहिए। 265 का 66 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डबल टॉप पैटर्न बना के गिर रहा है। तो मुझे लग रहा है सेलिंग इंटेंसिफाई होनी चाहिए। नीचे में 255 250 ये 2 टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 1 से 2 दिन में। और जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है अनिल जी, एक और अपडेट देना था, तो आप कहे तो वो भी शेयर करें। आप बिल्कुल दे दो सर, इससे पहले कि बंद हो जाए 3:30 बजे। आप दे दो, जो देना है दे दो। आज सब लोग मार्केट में दे ही रहे हैं, दो आप भी दो। अनिल जी, देखिए हमारी 3-4 दिन पहले बात हुई थी और हमने आपको कहा था कि 21,000 टूट जाएगा, और 21,000 टूटते ही हम सीधे 20,500 19,500 की ओर जाएंगे। और हमने 21,300 का पुट ऑप्शन रिकमेंड किया था अनिल जी, वो ऑलमोस्ट 800 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 10,800 और बैंक निफ्टी 20,500 ये लेवल नहीं होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ से 19,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और निफ्टी में यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो सीधा 10,500 की ओर है। काफी बेरिश ब्रेकडाउन है
हेड एंड शोल्डर्स के ब्रेकडाउन है निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से कॉशियस टू लाइट रहना चाहिए, शॉर्ट्स कैरी करने चाहिए, लॉन्ग वॉलेटिलिटी रहना चाहिए। लॉन्ग वॉलेटिलिटी मतलब दूर के ऑप्शंस आपके लॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। अच्छा, ओके, तो करें क्या फिर विश्वेश जी, ये बताइए क्या करना क्या चाहिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट रहना चाहिए। इंडेक्स के अंदर में वॉलेटिलिटी लॉन्ग मतलब आपके दूर के ऑप्शंस लॉन्ग रहने चाहिए। दूर के मतलब मंथली ऑप्शंस, अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी में आपको पुट स्प्रेड बनाना चाहिए, 10-800 10-500 का 1:1 पुट स्प्रेड, उसमें लॉन्ग वॉलेटिलिटी भी हो जाएंगे और शॉर्ट डेल्टा भी हो जाएंगे। तो मार्केट गिरेगा तो भी पैसा बनेगा, वॉलेटिलिटी बढ़े तो भी पैसा बनेगा। और जिस हिसाब से सर ब्रेकडाउन हो रहा है, एक मिनट विश्वेश जी, 1 मिनट रुकिए, विश्वेश जी 1 मिनट रुकिए, रुकिए विश्वेश जी, रुकिएगा, लाइन पर रहिए, आप कहीं मत जाइए। आपसे और बाकी सारे एक्सपर्ट से सवाल है, जो विश्वेश जी अक्टूबर महीने का दूर का पुट खरीदने की राय दे रहे हैं, दूर का पुट स्प्रेड बनाने की राय दे रहे हैं, तो मैं आपको अक्टूबर सीरीज जो कल से शुरू होने वाली है उसके लिए नीचे का लेवल पूछने जा रहा हूं। आप सब निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों में अपने लेवल तैयार रखें। पोल होगा, महापोल, तुरंत प्रभाव से सारे एक्सपर्ट्स का। आप जब तक सोचें तब तक एक काम करता हूँ मैं, तब तक एक बार कैश का ऑप्शन जय ठक्कर से ले लेता हूँ। जय के लिए बिगुल। बताएं सर, जय बताइए। अनिल जी, जो हिसाब से निफ्टी में ये गिरावट आई है, कंपेयर टू एनी अदर ग्लोबल मार्केट्स में कहूँगा कुछ ज़्यादा आई है। ऑब्वियसली इतना एंटीसिपेशन के बियॉन्ड आई है सेलिंग, तो मैं कहूँगा कि ये लेवल पर एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी ये रहेगी अनिल जी, बिकॉज 200 डेमा को अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट तो 10,500 ये नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है। मगर इतना डीपली ओवरसोल्ड होने के बाद एक बाउंस बैक भी आ सकता है। वी कैन नॉट गो डू अवे विद दैट, बिकॉज काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जिसमें क्लियर इंपल्सिव फॉल दिखाई दे रहा है। मार्केट अनिल जी पैनिक तो ज़रूर कराता है, मगर इतना इंपल्सिव फॉल आने के बाद वो पैनिक में हम केवल अगर शॉर्ट हो जाए और लॉन्ग की तरफ देखे ही नहीं तो भी गलत होगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ ये रहेगी यहाँ पे कि एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया जाए अनिल जी। 90 रुपये में आपको 10,700 का पुट ऑप्शन खरीदना है, जो 100 रुपये नीचे 90 रुपये में मिल रहा है, और वही एक 100 पॉइंट ऊपर 10,900 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 102 पे। तो आपका कॉस्टिंग नियर अबाउट 192 का हो रहा है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का अनिल जी। अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ से अगर वैलिड है, पहला दिन है 200 डेमा के नीचे, तो 10,500 जा रहा है, तो सीधे 300 पॉइंट नीचे, तो भी ये स्ट्रैटेजी में आपको मुनाफा हो जाएगा, बिकॉज कॉस्टिंग हमारी कहीं ना कहीं 192 की है, राइट। एंड अगर ऊपर जोर से बाउंस बैक आ गया, ये एक्सपायरी के रिलेटेड ही अगर फॉल है, विच इज़ नॉट सीन इन अदर ग्लोबल मार्केट्स में जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक शार्प बाउंस बैक भी आ सकता है। तो वो लिहाज से हमें एक अपवर्ड अगर मूव आ गया शॉर्ट कवरिंग का, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज ये लेवल पर आने के बाद केवल एक साइड की पोजीशन मुझे ऐसा लगता है नहीं होनी चाहिए, हेज पोजीशन ही होनी चाहिए। सो इसीलिए लॉन्ग स्ट्रैंगल निफ्टी में मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा। 90 एंड 102 ये दोनों लेवल्स पे 10,700 का पुट लिए और 10,900 का कॉल ले, रिस्पेक्टिवली 192 का टोटल कॉस्टिंग हो रहा है ये जोड़ी का। ओके, 10,700 का पुट लेना है, 10,900 का कॉल लेना है, ये अगले हफ्ते का ही है। तो कुल मिलाकर आपकी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी लगभग 192 रुपये में, ठीक है ना। 90 रुपये पुट के लगेंगे, 100 रुपये कॉल के लगेंगे, 192 रुपये में ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है जय? क्या स्टॉप लॉस लगाना है ये बताओ आप। यस अनिल जी, इसमें स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है। अभी स्टॉप लॉस अनिल जी हमारा जो 192 में हमने ये स्प्रेड बनाया है, इसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 123 पर। अगर ये 1 घटकर अगर 123 पर आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना है। फिर मानना चाहिए कि निफ्टी कंसोलिडेट करेगा शायद, और कंसोलिडेशन मोड में चले जाएगा, और ट्रेंडिंग मोड में जो अभी है उससे। सो 123 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अनिल जी हमारा लगभग 300 का है। ओके जय, बने रहिए हमारे साथ। जो सवाल मैंने सबसे पूछा आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको भी वो जवाब देना पड़ेगा, इसकी तैयारी रखिए। इस बीच विक्स 12% बढ़ता हुआ, विक्स 23 के पार निकलता हुआ, ये सवाल का जवाब मैं लूंगा। उससे पहले वागले साहब तैयार है अपने वंडरफुल स्टॉक के साथ, तो वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं सर। वागले साहब, ओके वागले साहब से फिर संपर्क करेंगे हम थोड़ी देर में।
अक्टूबर महीने में जो अभी विश्वेश जी कह रहे थे कि दूर दूर वाले पुट खरीदिए, तो तब तक हम एक काम करते हैं, सुमित जी का एक बार पहले सुपर हिट ले लेते हैं, फिर हम निफ्टी पर पोल करेंगे। सुमित जी का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में सुबह हमने इन्फोसिस में सेल दिया था, अब जो ब्रेकडाउन आ रहा है वो आ रहा है एचसीएल टेक के अंदर। लास्ट 5 दिन के स्टॉक के अंदर लो टूट रहे हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फॉल की जस्ट शुरुआत हुई है। 790-87 के आसपास स्पॉट लेवल के हिसाब से एचसीएल टेक अभी ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक के अंदर यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें नीचे में एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं 770 और 750, ये दो लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। 770 से लेके 750 रुपए तक का डाउनफॉल एचसीएल टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर में 808, 810 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। बेचे नीचे में 750 रुपए तक के लेवल एचसीएल टेक में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 810 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक को बिकवाली करें 770, 750। सुमित जी, काफ़ी लोगों की तरफ से एक डिमांड आ रही थी, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने रखूं। वो कह रहे हैं सुमित जी इतना काम करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने बताते हैं, इतने कॉल्स देते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया पिछले शुक्रवार से लगातार शॉर्ट कॉल दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुमित जी को थोड़े दिन ऐसा फ्रेश होने के लिए, थकान वकान दूर करने के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, 5-7 दिन हफ्ते भर की छुट्टी पे जाना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं लोग? अनिल जी, अगले हफ्ते लूंगा छुट्टी, अनिल जी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी लूंगा अगले हफ्ते। अच्छा, चलिए 1, 2, 3 तारीख 3 दिन की छुट्टी सुमित जी के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। कम से कम एक दिन बाजार कम गिरेगा। 1 अक्टूबर को छुट्टी है, यानी 2 अक्टूबर को छुट्टी है, 2, 3, 4 3 दिन की छुट्टी, लंबा वीकेंड है। लेकिन तब तक अगले 5 दिन सुमित जी छुट्टी पे नहीं जाने वाले, निश्चिंत रहे। तो शॉर्ट कॉल अब बचे मतलब जो बचे उनमें भी आने लगे हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक भी आपने छोड़ा नहीं है। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। वागले साहब क्या कनेक्ट हो चुके हैं? वागले साहब कनेक्ट हो चुके हैं। वागले साहब, आपके लिए बिगुल तो पहले ही बच चुका है, लेकिन आप कनेक्टेड थे नहीं। बताइए आपका कॉल क्या है सर? अनिल जी, मुझे बैंकिंग में गिरावट दिख रही है, मैं बेच के चलूंगा अभी एसटीवीटी के तौर पे आरबीएल बैंक को, जिस पे मैं कई दिनों से बेरिश हूँ। आज के दिन में कल और परसों का लो टूटा है 158, 159 के बीच में, अभी 158 के थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पर बेचे 161 का स्टॉप लॉस, 151 का मेरा टारगेट होगा। मुझे लगता है इसको शॉर्ट पोजीशन बना के 1 से 2 दिन में बने रहे। ओके, 161 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें, 161, 151, 151 के टारगेट के लिए। ये रहा है आपके लिए आरबीएल बैंक में बिकवाली की वागले साहब की तरफ। अच्छा विश्वेश जी, है ना, आप फोन रख तो नहीं दिया कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी ऐसा? नहीं सर, फोन पे हूँ सर। तो शुरुआत आप ही कीजिए। अच्छा, अक्टूबर महीने के निफ्टी के टारगेट बताइए सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसके भी देना चाहें। देखिए, मेरे हिसाब से अनिल जी एक बड़ा इम्पल्सिव मूव वीकली पे खत्म हुआ है, और अगर मैं अज्यूम करना चाहूँ तो 10,500 पहला टारगेट होना चाहिए, लेकिन 10,500 जाके शायद हम पुल बैक करें, और इवेंचुअली मुझे लग रहा है निफ्टी, और थोड़ा सा ये एग्रेसिव स्टैंड है मेरी ओर से, और मुझे लगता है 10,000, 10,200 तक जा सकता है निफ्टी, तो यहाँ से और गिरावट आ सकती है, पुल बैक आ सकता है डेफिनेटली। लेकिन इस तरह की गिरावट को आप नेकेड नहीं ट्रेड कर सकते, आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ेगा। और अभी एक तरफा नहीं गिरेगा, बिल्कुल ये बात सही है। एक तरफा नहीं गिरेगा, रुक रुक कर बीच बीच में मौके देगा, और वो मौके देने के लिए आप हैं। लेकिन 10,500 बीच में पुल बैक आया, फिर गिरा 10,200, फिर पुल बैक आया, फिर 10,000, तो पहला टारगेट 10,500 का रखा जाए। अच्छा, और बैंक निफ्टी में कोई टारगेट? देखिए, बैंक निफ्टी अनिल जी मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत बड़ा कंसर्न है कि निफ्टी ने जो पुल बैक किया था उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी ने पुल बैक ही नहीं किया, और बैंक निफ्टी अब जो लो तोड़ रहा है, मैंने आपको याद होगा 21,000 जब टूटा था तो मैंने बोला था 19,000 मेरा पहला टारगेट है, और हम 20,500 पे खड़े हैं। मुझे लगता है 19,400 से पहले, 19,400 या 500 की ये जो रेंज है उससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद करना भी मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो 19,500 मेरा पहला टारगेट होगा, उसके बाद में अनिल जी डिफिकल्ट है। बैंक निफ्टी इज द वन इंडेक्स विच इज गिविंग मी फीलिंग कि शायद ये पूरे मार्केट के अगेंस्ट में नीचे जा सकता है, और ये थोड़ा डरावना हो सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के रहना होगा बैंकिंग स्टॉक्स में। जी
आपको तो बैंक निफ्टी डर लग रहा है, हमें तो आपसे सवाल पूछने में और आपका जवाब सुनने में भी डर लग रहा है। 19,500 बैंक निफ्टी टारगेट। श्रीकांत जी, आपके अक्टूबर के लिए टारगेट निफ्टी बैंक निफ्टी के? देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी वैसे 11,200 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ऊपरी तरफ। आई थिंक वहाँ तक अगर आए तो एक बार मार्केट रुक सकता है, और अगर लोअर लेवल्स पे यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन बने तो मुझे लगता है कि जैसे अभी विश्वेश ने बताया था, मुझे लगता है कि 10,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे जाके रिबाउंड कर सकता है। लेकिन मुझे और एक वीकली बेसिस पे ये फॉर्मेशन देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो 10,750 10,800 का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और काफ़ी बड़ी ओवरसोल्ड एक्टिविटी बनी है, और इतना भी कोई बड़ा कुछ निगेटिव नहीं आया है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरना चाहिए मार्केट। तो समाव मुझे लगता है कि यहाँ से एक फर्स्ट 11,200 आ सकता है और फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या हो सकता है करके। ओके, 10,750 10,800 यहाँ पर सपोर्ट लेवल के नज़दीक हम आ गए। और चलिए, ये निफ्टी पर आए। बैंक निफ्टी पर श्रीकांत जी की कोई राय नहीं है। ओके, कुणाल जी, आपका क्या कहना है? अनिल जी, देखिए, एक फिबोनाची होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये जो मार्च से लेकर के अगस्त तक की तेजी है, इस पर फिबोनाची डालते हैं तो दो लेवल्स अनिल जी निकल करके आते हैं। पहला जो लेवल है वो 10,675 रुपए का है, 10,675। तो अनिल जी, मेरी राय में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूट गया तो जो विश्वेश कह रहे हैं उसको भी तोड़ करके निफ्टी और नीचे जाएगी। तो मुझे 10,125 के लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट पर, जो कि 38% रिट्रेसमेंट है मूव का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं जी, मेरी अपनी इंट्यूशन यह है कि 10,675 का जो स्तर है इसको निफ्टी वायलेट शायद ना करे और आपको वापस से कुछ कंसोलिडेशन पुलबैक देखने को मिले। बैंक निफ्टी अनिल जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, हर 1,000 पॉइंट पर सपोर्ट है। तो निफ्टी मुझे ज्यादा स्केरी लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी की तुलना। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने, निफ्टी ज़्यादा स्केरी लगता है और आपका इंट्यूशन हमेशा काम करता है, इस बार भी करे, ये हमारी शुभकामनाएं आपको। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट ज़्यादा है, निफ्टी थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है। सुमित जी? अनिल जी, 7 दिन से सेलिंग कर रहा हूँ, अब यहाँ पे फ्रेश सेलिंग मेरे को एक बार लगता है नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। अनिल जी, 10,700 10,800 निफ्टी में सपोर्ट लेवल्स है। अगर इनके नीचे ये टूट के सस्टेन करता है तब तो गिरावट आएगी, वरना ये शार्प रिकवरी लेगा। मैं कल फ्राइडे का और मंडे का 2 दिन का वेट करना चाहूंगा अनिल जी, फ्रेश मंदी के ट्रेंड के लिए, क्योंकि आज का जो फॉल है 350 पॉइंट का, ये प्योर एंड प्योर मेरे को एक्सपायरी मूव लग रहा है और उसी के चलते ये मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ तो कोई बड़ा न्यूज चाहिए, जैसे कोरोना वायरस का स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जब फॉल देखने को मिला था वैसा। तो पिछले 7 दिन से जो फॉल आ रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जस्टिफाइड न्यूज नहीं आया है। टेक्निकल्स में थोड़ा सा जरूर मेरे को समझ में आया था, बट कोई इतना बड़ा न्यूज नहीं है कि अब यहाँ से कंटिन्यू गिरते जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 10,700 10,800 सपोर्ट जोन है। कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज आएगा ना तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो कल फ्राइडे और मंडे 2 दिन में वॉच करना चाहूंगा, उसके बाद फ्रेश डाउनसाइड के व्यू निकालेंगे। परफेक्ट, ओके, ये है आपके लिए। फिलहाल शॉर्ट करने की राय नहीं है, अब शॉर्ट काटने की राय सुमित जी की। वागले साहब, आपका क्या इरादा है, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं अगस्त अक्टूबर के लिए, माफ कीजिएगा, अक्टूबर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के? अनिल जी, ये तो मतलब यहाँ पे ना आप बेच सकते हो ना आप ले सकते हो। मेरा कंफर्ट नीचे का है, मुझे लगता है निफ्टी 10,600 के आसपास जाना चाहिए, वहां पर एक बॉटम है, वहां पर बॉटम बनना चाहिए। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है, मुझे लगता है 20,000 के भी नीचे भी 201 पॉइंट जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करने में उतनी रिस्क है जितनी लॉन्ग करने में। लॉन्ग ऑब्वियसली लॉन्ग करने का सोचना ही नहीं चाहिए जब तक बॉटम ना बने, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड मूव चॉपी हो सकते हैं। नहीं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या है, अगर कहीं राय अगर मिली जुली है या नई क्लैरिटी है तो ना भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बंसल जी? देखिए अनिल जी, मुझे तो 10,900 के नीचे मार्केट नहीं लगता था, तो उससे ऑलरेडी ये 100 पॉइंट ज्यादा एक्सपायरी के चलते गिर चुका है। तो मेरी समझ से तो अनिल जी 40-50 पॉइंट मैक्सिमम और है, और मार्केट में डाउन साइड मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। 11,100 11,150 पहले आना चाहिए, जो कुणाल जी ने बोला 10,675 एक अच्छा सपोर्ट है, वो टेस्ट होने से पहले मुझे लगता है 11,150 ऊपर की तरफ आना चाहिए। ओके, परफेक्ट। जैन साहब, आप भी अगर कोई राय देना चाहें, कोई लेवल्स देना चाहें तो ठीक, नहीं तो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को इस तरह के मुश्किल कुछ सवालों से आज़ादी है, आप आराम से बेखौफ नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं, मैं एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मैं ये जो 200 डेमा है इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली देखता हूँ, भले वो स्टॉक्स हो या निफ्टी हो, क्योंकि आगे के सारे कॉल्स और आगे के जो सारे सिस्टम्स है वो उस पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। मैं कुणाल जी का जो 10,675 का लेवल, अनिल जी मुझे याद है जब ये जब टूटा था तो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था। वो दिन मैं भूल नहीं सकता, मुझे डेट याद नहीं है, शायद फरवरी की लास्ट वीक की होगी जिस दिन वो ट्रम्प साहब इंडिया थे, उस दिन की बात है, शायद उस दिन के आसपास की बात है, 24 फरवरी हो सकती है, आई कैन रिमेंबर। सो मुझे ऐसा लगता है कि 10,675 एक बहुत इंट्राडे में हो सकता है टेस्ट कर ले, बट दो क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग क्योंकि आज कटान है इसलिए आज की वॉलेटिलिटी को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा जितना अगर कल कुछ होता है उसके बाद से रुझान चेंज करेंगे। सो आई विल वेट फॉर टुमारो। आज नोटा है, 2 दिन जैसे सुमित जी ने बोला 2-3 दिन का क्लोजिंग देखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी न्यूज ऐसी नहीं आई है। 28 तारीख को लेकर नर्वसनेस है, क्रेडिट पॉलिसी है, ग्लोबल क्यूज और एफआईआईज ने काफी बिकवाली की है, क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं तो वो लोग अपने जैसे बैठे नहीं रहते हैं, काट के निकल जाते हैं। सो आई फील कि वेट करना चाहिए, अभी अननेसेसरली पैनिक और ज्यादा नहीं मचाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए बिल्कुल राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए दीप, 3-20 की स्ट्रेटेजी मैं आपको जल्दी से बता दूं बचे हुए समय में। जय तो खैर हमें दे चुके हैं कि दोनों तरफ का ऑप्शन ले लीजिए, पुट भी और कॉल भी, तो जय की मैं बता दूंगा 10,800 पर क्लोज हो रहे हैं हम, और 20,450 पर क्लोज हो रहे हैं हम बैंक निफ्टी पर। बेहतर तो है कि कुछ करने लायक है नहीं। आज आपने पोजीशन अपनी काफ़ी कम की होगी, जो भी है शॉर्ट हैं तो काट लें। नॉन स्टॉप 31 अगस्त का जो हाई बनाया था निफ्टी ने 11,794 से और 10,790, पूरा एग्जैक्टली 1,000 पॉइंट, 1,004 पॉइंट हम गिरे हैं वहाँ से, हाई से 1,004 पॉइंट, यानी कि अगस्त से सितंबर बेसिकली एक इस सीरीज़ में 1,000 पॉइंट की गिरावट ब्रॉडली हाई से निफ्टी में हो गई। तो थोड़ा रुक सकते हैं। और बैंक निफ्टी लगभग 4,700-800 पॉइंट, 5,000 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। 25,232, ये 25,232 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, और 20,404 का, यानी कि 200, यानी कि हाँ 4800-4700 पॉइंट हम गिर चुके हैं। तो अब यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो शॉर्ट है, काट लीजिए। न सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से करेंगे, ग्लोबल इतना ख़राब नहीं है, आज एक्सपायरी का दबाव ज़्यादा, तो एक बार शॉर्ट काट लें और फिर वापस से 11,000 या इसके ऊपर जब आएगा तब शॉर्ट वापस से करने का आपके लिए मौका बनेगा। और बैंक निफ्टी भी अगर 21,500 के आसपास आया या ऊपर आया तब की तब देखी जाएगी। तो पहली चीज़ शॉर्ट काटनी चाहिए, और दूसरा कल की कल देखी जाएगी। इस बीच फाइनली घंटे की मधुर आवाज़, और मधुर आवाज़ इसलिए की जाएगी कि मार्केट स्टेबली अभी होंगे 3:30 बजे के बाद। अब बाजार में गिरावट थमती हुई नजर आएगी आपको। 307 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी प्रोविजनल क्लोजिंग, 708 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और 4 डिजिट में नुकसान किया है सेंसेक्स ने 1,025 पॉइंट का आज के सेशन में। तो जिस करेक्शन का इंतज़ार पूरे अगस्त के महीने में लोगों को रहा, सितंबर के महीने में रहा, वो सितंबर सीरीज़ के आखिरी दिन बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा और सीरीज़ के लोएस्ट लेवल पर जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। तो फाइनली एक कमज़ोर और ख़राब सीरीज़ का अंत भारतीय बाजारों के लिए। सावधानी और सतर्कता से शुरुआत करने वाली सीरीज़, जिसका हमने कहा कि ये सीरीज़ सावधानी और सतर्कता वाली है, लेकिन वो सावधानी सतर्कता से कहीं आगे बढ़कर कमज़ोरी वाली सीरीज़ साबित हुई। तो बेहद कमज़ोर आज क्लोजिंग आपकी होती दिख रही है। आइए कुछ स्पेशल शोज़ आज शाम के लिए आपके लिए हैं, वो मैं बताऊं। उससे पहले आपको बता दूं कि क्या कुछ एक्शन और होने जा रहा है। कल शुक्रवार है और कल आपके लिए मिलेगा मस्ती का डोज। जी हाँ, मस्ती की पाठशाला 3:30 बजे। आज पूरा देश फिट इंडिया मना रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट मना रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि हर रोज़ आधा घंटा आप अपनी हेल्थ को ज़रूर दें। और इसी पर हम कल हमारे तमाम एक्सपर्ट से बात करेंगे, और जो टॉपिक रखा है आप ध्यान से सुन लें और आप उस टॉपिक पर अपने विचार ले आए। फिटनेस के लिए एक वो चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जी हाँ, ये नहीं कि किरण जी बोले मैं दौड़ लगाता हूँ, और हमारे विश्वेश जी बोले मैं साइकिल चलाता हूँ, और बाकी सब अपनी अपनी बताएं, लेकिन वो चीज़ जो आप नहीं कर पाए, करना चाहते थे कि ये मैं करूं लेकिन कर नहीं पाया, तो इस पर आपको अपनी तैयारी करके आनी है। जैन साहब, टॉपिक ठीक है कल की मस्ती की पाठशाला का फिटनेस पर?
बेहतरीन है, बेहतरीन। अनिल जी देखिए, यहाँ तो अपने पैनल में एक बात तो कहनी पड़ेगी, सबके सब जोरदार फिट है, क्योंकि लीडर ही फिट है। और आपने तो आज जो माहौल बनाया है सुबह सुबह, जो ऐसी भयानक तो नहीं बोलूंगा, बहुत जोरदार पिक्चर लगाई है। मैं सोचता रहा कि एक्चुअल में आप ऐसे दो हाथों पे इतने जबरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं, और उस आसन का मुझे नाम पता नहीं, बट इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज एक्चुअली वेरी मोटिवेटिंग। और मैं तो इतना योगा नहीं कर पाता हूँ, मेरा थोड़ा बैक का इश्यूज है, बट फिर भी मैं भी काफी योगा पे ध्यान देता हूँ, प्राणायाम और ये सारे मेडिटेशन करते हैं। बहुत मजा आएगा कल अनिल जी। बट हाँ, खाने पीने को लेकर और डाइटिंग को लेकर कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर करेंगे। और आज तो जरूरी है, मच नीडेड अनिल जी। मस्ती की पाठशाला कल बहुत अच्छे से होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आएंगे एक्सपर्ट्स के। बिल्कुल। बस उस आसन का नाम है काकासन। काक का मतलब जो संस्कृत में कौवा होता है, तो वो कौवे वाला पोज जो होता है ना, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे मिलाकर देखने की, तो उसे काकासन बोलते हैं। एक इसी तरह का एक मयूरासन भी होता है। मयूरासन में फ़र्क इतना है कि मयूरासन में आप दोनों हाथ और कोहनी पर अपने पूरी बॉडी का बैलेंस करते हैं, लेकिन उसमें पैर पूरे स्ट्रेट लंबे आपके ज़मीन के पैरेलल रहते हैं, तो वो और भी मुश्किल है। मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई होप कि मैं कभी वो भी कर पाऊँ। फिलहाल ये काकासन है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो कमज़ोर दिल वाले ये तस्वीरें ना देखें, ये तस्वीरें आपके मन को विचलित कर सकती है, दहला सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो प्लीज़ आराम से, आप जैसे हैं वैसे अच्छे, हेल्दी है, फिट है, हिट हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख के डर लग सकता है कि ऐसा भी, तो इसलिए आराम से ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो करते ज़रूर है। तो कल हम इसी पर करेंगे चर्चा कि आइए मस्ती की पाठशाला में हमारे एक्सपर्ट्स कौन सी ऐसी चीज़ है फिटनेस को लेकर जो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। आइए, इस बीच शाम का 6 बजे वाला शो, कोरोना काल में अगर आपकी भी सैलरी हुई है कम और नौकरी या बिजनेस चौपट होने से अगर आप किसी तरह से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद चुका देना। कैसा लगा सुन के? 2 साल बाद। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, आपको लग रहा है ना मजाक कर रहा हूँ? जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश का सबसे बड़ा बैंक SBI कह रहा है। हाँ, SBI कह रहा है कि अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं 2 साल बाद, तो SBI ने अपने ग्राहकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल तक EMI के झंझट से छुटकारा देने का फैसला किया है। ग्राहक 24 दिसंबर 2020 तक, इस साल 24 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोन इसमें कवर होंगे, क्या आप उसके लिए योग्य हैं, पात्र हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं या नहीं, और इस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क यानी कि ये जो स्कीम निकाली है SBI ने, इसके पीछे SBI का मकसद क्या है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए 2 खास मेहमान, CM शेट्टी MD रिटेल और बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग SBI, वो हमारे साथ होंगे, और दूसरे होंगे हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा साहब, जो कि जाने माने CFP है रूंगटा सिक्योरिटीज़ के, जो आपको आसान भाषा में सारा समझाएंगे। आपकी खबर आपका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शो है, मिस मत कीजिएगा। 2 साल के लिए आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा SBI दे रहा है। कैसे, समझ लीजिएगा। रात को 8:30 बजे मनी गुरु, नया कारोबार कैसे करें तैयार, ये हमारा नया शो है। अगर आप किसी तरह से कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कैसे किया जाए, सरकार की तरफ से कई सारी स्कीम्स है, उनका कैसे फ़ायदा उठाएं, कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर साबित होगी, फ़ायदा कैसे उठाएं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज शाम 8:26 पर। नया कारोबार कैसे करें तैयार, मनी गुरु में आपके लिए ये स्पेशल शो, ये भी आप मिस मत कीजिएगा। तो यह आज की स्पेशल शो, लेकिन एक और स्पेशल शो आपके लिए आने की तैयारी में अगले हफ्ते। ये हमारे देश के लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है महंगे भारी भरकम ब्याज वाले डिजिटल लोन लेकर, जहां पर अच्छी खासी प्रोसेसिंग फीस, भारी भरकम ब्याज और ज़बरदस्त पेनल्टी, यानी कि आपको 1950-60 के दशक के साहूकार और ज़मींदार के जो जुल्म होते थे उससे भी ज़्यादा आपको परेशान करने वाले, और उसके बाद उगाही का तरीका एकदम अमानवीय, परेशान करने वाला, गाली गलौज से लेकर मारपीट तक का। इन्हीं के खिलाफ जी बिजनेस आपके सामने और आपकी आवाज़ उठाने को तैयार है। तो यानी कि जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली का अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं वो अगले हफ्ते होगा।
इन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन क्या है। जो डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां, इनका चाइनीज़ कनेक्शन आपके सामने रखा जाएगा। तो ये एक बेहतरीन रिसर्च हमारी टीम ने की है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, चीन लूट रहा है आपका पैसा। क्या है डिजिटल लोन कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन और कौन सी है ये रहस्यमयी कंपनियां जो आपकी जेब में सेंध लगा रही है और हिंदुस्तान के पैसे चीन में ले जा रही है, इन पर हम करेंगे विशेष रिसर्च और ये बड़ा प्रोग्राम मिस हमेशा वादा करते हैं जो भी हो हम आपके लिए प्रोग्राम आपके हक की बात न छोड़ेंगे, न कभी भी उससे पीछे हटेंगे। आज भी आपने देखा, सबसे पहले परसों आपके चैनल ने ये आवाज़ उठाई GMM फोल्डर को लेकर, और आज GMM फोल्डर के मैनेजमेंट ने सबसे पहले हमसे बात की और हमने क्लेरिफिकेशन सारे के सारे आपके सामने रखे, ये भी आपने देखा। और हमने साथ ही सेबी से रिक्वेस्ट भी की कि किस तरह से कंपनियों के लिए ये ज़रूरी किया जाए कि वो सारे के सारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फंड मैनेजर्स के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दे और उन्हीं के वक्त पर दे, न कि बाद में। तो ये हमारी मांग है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो हमने रखी है, और आई एम श्योर कि अच्छी चीज़ है जिसे लागू किया जाएगा। तो हर एक इवेंट से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बराबरी का दर्जा मिले, चाहे शेयर 1 हो चाहे 1 लाख हो, बराबर समझा जाए। आइए इस सीरीज का करते हैं समापन। निफ्टी 0.7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी 13.25% नीचे जाकर बंद हुआ है। 13% की कमजोरी बैंक निफ्टी में रही है इस सीरीज में। तो एक खराब सीरीज फाइनली, छोटी लेकिन खराब। सोचो ये तो 4 हफ्तों की छोटी सी सीरीज थी, अगर बड़ी होती तो क्या होता, सोच कर ही डर लगता। अगर 5वां हफ्ता और आ जाता तो क्या। चलिए खत्म हुई, थैंक गॉड। 10,805 फाइनल क्लोजिंग आपके लिए निफ्टी पर 3% नीचे। 20,450 फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर 721 अंक नीचे। सेंसेक्स पर तो क्लोजिंग 1114 पॉइंट नीचे की आई है, 36,550 के बेहद करीब। तो बेहद कमजोरी के साथ हुआ है आज का बाजार का कारोबार। विदा लेने का वक्त है आप सभी से। जैन साहब, जय सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सभी लोगों का और श्रीकांत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।